Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 3 है इन दी अर्लीस्ट सिटीज। पहले के जो शहर बने थे, जो सिटीज बनी थी, दैट मीन्स सिविलाइजेशन कैसे क्या आया, कौन से शहर हमें देखने को मिलते हैं, उसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं। वैसे ही जो हम फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम करते हैं या एमसीक्यूज होते हैं, तो वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। तो फटाफट से क्या कर दीजिए, वो देखो आपके पास तो आ ही गए फिल इन द ब्लैंक्स। लाइक शेयर कर दो भाई, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो, है ना। जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट से लाइक शेयर कर दो। चलो, क्या करना है आपको, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर देना है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, अच्छा, आपके पास ये ऑप्शंस दे दिए हैं जो जो इस पे फिल करना है। इलैबोरेटेड स्टोर हाउसेस, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। आपको ये जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है, जो भी सूटेबल वर्ड रहेंगे इनके अकॉर्डिंग, है ना। ऐसा नहीं कि मन करे कुछ भी भर रहे हैं, जो सूटेबल रहेंगे वो वर्ड्स आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है। वर्ड क्या क्या है, इलैबोरेट स्टोर हाउसेस, पोर्ट्स, द ग्रेट बाथ, हरप्पन, फायर ऑल्टर्स, कॉपर एंड ब्रोंज। अच्छा, काफी सारे हैं, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 हमें दिए हुए हैं। In Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call, मोहनजोदारो में एक बड़ा ही खास तरीके का टैंक मिला था, है ना, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट क्या बोलते थे। तो इन ऑप्शंस में से आप बता दीजिए, कम से कम इसमें ऑप्शन से तो ये फायदा है, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं होता तो फिर आपको सोचना पड़ता। ऑप्शंस देके एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, तो ये हेल्पफुल हो जाता है। तो मैंने इस बार सोचा कि ऑप्शंस रखते हैं। तो देखो क्या आएगा, उसको क्या बोलते थे वो बड़े से टैंक को, स्पेशल टैंक को क्या बोलते थे आर्कियोलॉजिस्ट, इलैबोरेट स्टोर हाउसेस बोलते थे, पॉट्स बोलते थे, ग्रेट बाथ बोलते थे, है ना, हरप्पा बोलते थे, या फायर ऑल्टर्स बोलते थे, या कॉपर एंड ब्रोंज। बताइए फटाफट से। जल्दी जल्दी से बताइए। क्या होगा आंसर, स्पेशल टैंक, और वो भी मोहनजोदारो में। किस टैंक की बात हो रही है, क्या बोलेंगे। तो अगर टैंक की बात हो रही है तो हम कुछ ऑप्शंस को यहाँ पे दिमाग लगा के हम उनको पहले कट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, चलो पॉट्स को हम हटा देंगे, हरप्पन को हटा देंगे, है ना, कॉपर एंड ब्रॉन्ज की बात नहीं हो रही। अगर आप सोचो टैंक है, फायर ऑल्टर्स की भी बात नहीं हो रही है, फायर ऑल्टर्स तो ये होते ही नहीं है, वो तो अग्निकुंड टाइप के होते हैं। अब क्या बचा, द ग्रेट बाथ और इलेबोरेटेड स्टोर हाउसेस। तो टैंक बोला है ना, तो टैंक में पानी आता है, पानी नहाने वगैरह के लिए, है ना, इन चीजों के लिए यूज होता है, तो उसको क्या बोलते थे, द ग्रेट बाथ। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, द ग्रेट बाथ हो जाएगा। ठीक है, अरे ये आगे बढ़ गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ग्रेट बाथ। क्लियर, चलो। सिटीज सच एस कालीबंगन एंड लोथल हैड, ऐसे शहर कौन से, कालीबंगन और लोथल, क्या था उसमें, इलेबोरेटेड स्टोर हाउसेस थे, पोर्ट्स थे, और ये ऑप्शन तो कट हो गया है। तो जो कट हो गया उसको क्या कर देते, क्रॉस कर देते, उसको क्या कर देते, सर्कल करके क्रॉस कर देते, ताकि कंफ्यूजन ना हो, बार बार आप उसकी तरफ ना देखो। क्या बोलते हैं, क्या क्या मिलता है सिटीज, और मतलब ऐसी सिटीज, कालीबंगन लोथल में हरप्पा था, फायर ऑल्टर्स मिले थे, या कॉपर एंड ब्रोंज। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर।
देखो ग्रेट बात हटा दिया, ठीक है, क्या मिला था, कुछ भी मिल सकता है, पॉट्स भी मिल सकते हैं, एलैबोरेटेड स्टोर हाउसेस भी मिल सकते हैं। देखो हड़प्पन तो सिटीज का नाम ऐसे बोल रहे हैं, तो वो तो नहीं होगा, ये मैं हटा देती हूँ आपके लिए अभी ऑप्शन। अब बचते ये या ये, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या मिला था, हमारा आंसर हो जाएगा भाई फायर ऑल्टर्स मिले थे, ठीक है, क्या हो जाएगा फायर ऑल्टर्स। अब क्या कर देते हैं, इस ऑप्शन को भी क्रॉस कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और इसको रब कर देते हैं, है ना। अब देखते हैं क्या होगा, इसको क्रॉस कर देते हैं। अब बचे हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शंस वी हैव नाउ। Some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had dash। ऐसी cities कौन सी मोहनजोदारो, हरप्पा और लोथल, क्या था उनमें, एलैबोरेटेड स्टोर हाउसेज मिले थे, पॉट्स मिले थे, हरप्पा मिला था, या कॉपर एंड ब्रोंज। बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए। क्या मिला था, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इलैबोरेट स्टोर हाउसेस मिले थे, इलैबोरेट स्टोर हाउसेस मिले थे, ठीक है। अभी इसको भी क्रॉस कर देते हैं नाउ। अब इस पे आते हैं, यानी अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे हैं। अ डैश सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस, सिटी है जिसका नाम आपको बताया ना, बड़ी ही बिजी प्लेस थी। तो देख लो कौन सी सिटी का यहाँ पे नाम है, पॉट्स, कॉपर एंड ब्रोंज या हड़प्पा। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि पॉट्स कोई सिटी तो नहीं है ना, कॉपर एंड ब्रोंज कोई सिटी है, तो सिटी कौन सी, हड़प्पन सिटीज की बात हो रही है। तो अगर हम कॉमन सेंस यूज करें तो हम क्या लगाएंगे, हड़प्पन आंसर, ठीक है। आंसर क्या है हमारा, हड़प्पन हो जाएगा। क्लियर। डैश वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, है ना। क्या यूज होता था, क्या बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए। तो 2 ऑप्शन हमारे पास अभी बच रहे हैं पीछे, मैं यही लिख देती हूँ ताकि आपको इजी पड़ जाए। ऑप्शंस क्या क्या बचे हमारे पास, पॉट्स, और क्या क्या बचे, कॉपर एंड ब्रोंज, और क्या ऑप्शन बचा है हमारे पास, कॉपर एंड ब्रोंज ऑप्शन बचा है। तो दोनों में से आप देखिए कौन सा सूटेबल है। अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि बनाने के काम आते थे टूल्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। अगर हम टूल्स बना रहे हैं, कोई हथियार बना रहे हैं, है ना, या हम कुछ इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, या गहने ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, या वेसल्स बना रहे हैं, तो क्या पॉट से बनाएंगे, हम किन से बनाएंगे, मेटल्स वगैरह से, कॉपर या ब्रॉन्ज से बनाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर एंड ब्रोंज हो जाएगा। तो फिर बचता ही क्या है लास्ट हमारे पास, द हड़प्पन ऑल्सो मेड डैश विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। तो कौन सा डैश किसकी बात हो रही है, पॉट्स, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा पॉट्स। क्लियर हुआ, आया समझ में, इजी है, बढ़िया, मजा आया ना। हाँ, इसमें एक ये चीज मुझे करनी थी कि मुझे और एक्स्ट्रा एक ऑप्शन देना था, क्योंकि एक बच गया ना तो वो तो आपको कंफर्म हो गया, 2 और बचते तो आपको फिर रहता कि ये है या ये है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं, स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है प्रैक्टिस करने के लिए, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। अब आपके पास है मैच द कॉलम, हाँ यहां पे एक्स्ट्रा ऑप्शन है, दैट्स गुड। मैच द कॉलम में क्या क्या दिया है, फर्स्ट प्लाउ, सेकंड डोलावीरा, थर्ड डोकयार्ड, फोर्थ सिंध एंड वेस्ट पंजाब, फिफ्थ शर्ट, और 6 दिया है कार्नेलियन। सामने है ब्यूटीफुल रेड स्टोन, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, एट लोथल, खादिर बेत, शाइनी ब्लू स्टोन, डिग द अर्थ, अ काइंड ऑफ स्टोन। तो चलो आप अब इसको मैच करने की कोशिश करो भाई, मैच करने की कोशिश करिए। मैच करने की इसको कोशिश कीजिए। प्लाउ, प्लाउ किस काम आएगा, टूल होता है एक, है ना, खेतों वगैरह में यूज होता है। तो प्लाउ का यूज क्या, रेड स्टोन बोलेंगे हम, या प्रेजेंट डे पाकिस्तान, या लोथल, खादिर बेत, क्या बोलेंगे, किस काम आएगा प्लाउ, खुदाई के लिए काम आता है।
धोलावीरा, धोलावीरा का किससे रिलेशन है? डॉकयार्ड, सिंध एंड वेस्ट पंजाब, चर्ट, कार्नेलियन। बताओ क्या होगा आंसर? देखें आंसर। देखो अगर हम बात करें फ्लॉक की तो कुछ मैं बता देती हूँ और जो छोड़ूंगी वो आपको ट्राई करना है। तो फ्लॉक किस काम आता है? जुताई करने के लिए, है ना। हम क्या करते हैं? खोदते हैं, फिर उसमें बीज बोते हैं, है ना। एग्रीकल्चर जब हम करते हैं, कृषि करते हैं, है ना, तो खोदने के जुताई के लिए काम आता है, तो उसी का यूज़ करते हैं फ्लॉक का। ठीक है, उसके बाद बीज बोते हैं और फिर फसल लगती है। धोलावीरा इसका आप मुझे बताना। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड कहाँ देखा था? किस सिटी में डॉकयार्ड मिल रहे थे? वहाँ के सबूत हमें देखने को मिलते हैं, इमेज भी बनी है। सिंध एंड वेस्ट पंजाब का रिलेशन किससे होगा? तो ये इजी है, ये है प्रेजेंट डे पाकिस्तान। जो अब हम पाकिस्तान बोलते हैं ना, तो पहले जो सिंध और वेस्ट पंजाब मतलब जो है हमारा उसी के अंदर आता है। चर्ट, चर्ट क्या है? अ काइंड ऑफ स्टोन है, शाइनी ब्लू स्टोन है, या ब्यूटीफुल रेड स्टोन है, क्या है? कार्नेलियन क्या है? कार्नेलियन मतलब ब्यूटीफुल रेड स्टोन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो हमने क्या देखा, अगर हम बात करें धोलावीरा, तो धोलावीरा का किससे आप रिलेशन करोगे? तो पूरा आंसर अभी देखते हैं, फिर अच्छे से मैच करते हैं। देखो फर्स्ट का एफ है, जैसे कि मैंने बताया था, डिग द अर्थ। अगर हम धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा का रिलेशन हम किससे देखेंगे? खादिर बेट से देखेंगे। ठीक है, खादिर बेट से देखेंगे। डॉकयार्ड कहाँ मिलेगा? तो डॉकयार्ड हमें लोथल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड का सी हो जाएगा। सिंध और वेस्ट पंजाब मैंने बता ही दिया आपको, प्रेजेंट है पाकिस्तान। शर्ट क्या एक तरीके का स्टोन था, ठीक है, अ काइंड ऑफ अ स्टोन। जी, कार्नेलियन रेड स्टोन रहेगा। ठीक है, ए हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलो मैं इसको मैच कर देती हूं, आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। देखो कार्नेलियन से स्टार्ट करते हैं, तो कार्नेलियन कहा जा रहा है? आप ब्यूटीफुल रेड स्टोन को बोलते हैं। चर्ट क्या है? एक तरीके का स्टोन है, एक तरीके का क्या है? स्टोन है, पत्थर है। ठीक है, सिंध और वेस्ट पंजाब हमें कहाँ मिलता है? प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड कहाँ है? एट लोथल। लोथल कहाँ है? अच्छा यहाँ सामने ही है, सामने ही है, क्या बात है। थर्ड का सी, थर्ड का सी लोथल। उसके बाद धोलावीरा, तो धोलावीरा का क्या बताया था मैंने? खादिर बेट। उसके बाद प्लाउ, तो ये किस काम आता है? जुताई करने के लिए, है ना। तभी तो उसके बाद क्या होता है? तभी तो उसके बाद फसल जो हम बीज बोते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे ऑप्शन, सारे ही हो गए। हाँ, और एक जो एक्स्ट्रा बच रहा है, तो एक जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो ये है, इसको कट कर देते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारे मैच द कॉलम है। फर्स्ट का एफ है, सेकेंड का डी है, थर्ड का सी है, आमने सामने ही है, फोर्थ का आपका बी हो जाएगा, फिफ्थ का आपका बी जी है, सॉरी। ठीक है, और जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ का आपका ए। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर भी कर दीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। चलिए फटाफट से। चलो आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन थर्ड आपके पास आ गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट, फाइंस वॉज यूज टू मेक, जो फाइंस होते थे वो क्या बनाने के काम आते हैं? बीड्स बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, छोटे छोटे से वेसल्स बनाने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव? क्या है फाइंस का यूज? बताओ। अब आराम से इत्मीनान से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट से आंसर दे दीजिए। किस काम आते थे फाइंस? Faience was used to make what? Beads, bangles, tiny vessels, या all of the above? सारी चीज बनाने के काम आता है। हमने पढ़ा था ब्लू बॉक्स में, हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, दी रहती है ना जैसे बुक्स में छोटी सी इन्फॉर्मेशन, तो फाइंस के बारे में थी। क्या बनाने के काम आता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, सब कुछ बनाने के काम आता है। चाहे बीड्स बनाने हो, वो छोटे छोटे मनके के दाने होते हैं ना, इस तरीके से जपते भी ऐसे माले ऐसे मोती ऐसे, बीड्स, बैंगल्स, चूड़ी, और वेसल्स, छोटे छोटे से वेसल्स बनाने के वो काम आता था। क्लियर? तो आंसर डी हो जाएगा। सेकेंड, डैश वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। अब क्या यूज किया जाता था?
क्या यूज किया जाता था शेप देने के लिए? शेप कैसा? जैसे जो सैंड है या जो पाउडर क्वार्ट्स है उनको ताकि यूज करो, उनको यूज करना है, और उनमें ऐसी क्या चीज डालनी ताकि उनको डाल के हम इन चीजों को मिला मुलू के कोई शेप दे पाए, कुछ ऑब्जेक्ट बना पाए, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, हम मिट्टी से कुछ बना रहे तो थोड़ा पानी वगैरह यूज करते हैं, तो मिट्टी को ऐसे कर करके मिट्टी रेत से हम कुछ मूर्ति या कुछ ऐसे बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या करना है कि आपको बताना कि क्या यूज किया जाता है जब सैंड और पाउडर क्वार्ट्स से उसको ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है, तो किस चीज के थ्रू होता था? टिन, टार, गम या वेसल्स? किसका यूज करके शेप दे पाते थे आप? बताइए क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? टिन, टार, गम या वेसल्स? किसका यूज करेंगे शेप देने के लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर गम हो जाएगा, ठीक है, गम का यूज किया जाता है। चलो थर्ड, कलर ऑफ फाइंस वॉज, फाइंस का कलर कैसा था? रेड, ब्लू और सी ग्रीन, येलो या ब्लैक? फाइंस का कलर कैसा रहता है? जल्दी बताइए, ये भी हमने पढ़ा है ना। अब याद आ नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत टाइम पहले पढ़ा है, तो आप बोलोगे अरे यार मैम स्टार्टिंग के चैप्टर से जो अभी अभी एंड हुए होंगे तो फिर भी थोड़ा याद रहता है, लेकिन ये बहुत पहले पढ़ लिए थे, कुछ महीनों पहले, तो याद नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सब याद हो जाए, रिकॉल हो जाए, इसलिए तो वर्कशीट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फटाफट से बता दीजिए फाइंस का कलर कैसा था? रेड था या ब्लू और सी ग्रीन कलर का था, येलो और ब्लैक? फटाफट से बताइए। रेड, ब्लू और सी ग्रीन, येलो या ब्लैक? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ब्लू और सी ग्रीन, बी, ठीक है। चलो, टिन वॉज मिक्स विथ कॉपर टू प्रोड्यूस, जब टिन को मिक्स किया जाता है कॉपर से, है ना, बेसिकली टिन प्लस कॉपर, तो क्या बनता है फिर? लेड, गोल्ड, ब्रॉन्ज या सिल्वर? जब टिन को मिक्स किया जाता है कॉपर के साथ तो क्या बनता है? कुछ तो बनता है, और वो बनता है क्या? लेड बनता है या गोल्ड बनता है, ब्रॉन्ज बनता है या सिल्वर बनता है? बताइए क्या बनेगा जब टिन को कॉपर से क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, बताइए। देखो मैंने बताया भी था आपको, T प्लस सी इज इक्वल टू बी, तो बी क्या है यहाँ पे? ब्रॉन्ज, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। चलो, Harappans also made pots with beautiful green designs, black designs, blue designs, yellow designs. देखो काफी चीजें क्रिएटिविटी वाली होने लग गई थी, पॉट्स वगैरह वो बनाते थे, तो पॉट्स वो किस डिजाइंस का यूज करके बनाते थे? किस कलर की? ग्रीन डिजाइंस, ब्लैक डिजाइंस, ब्लू डिजाइंस या येलो डिजाइन? फटाफट से बता दो कौन से डिजाइन भी,
कौन सी डिज़ाइन आपको पसंद आ रही कलर की वो आप टिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ वो नहीं चलेगी। यहाँ पे आपसे पसंद नहीं पूछ रहे, यहाँ पे तो आपसे करेक्ट आंसर पूछ रहे हैं, तो करेक्ट ही बताना पड़ेगा भाई। हाँ वो बात और है कि करेक्ट आंसर वाला आंसर ही आपकी पसंद वाला आंसर है, तो दैट्स गुड। चलो बताइए फटाफट से। ये सब चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना, टेंशन नहीं, घबराना नहीं कि ये क्या है बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा, ये चीज़ें पढ़ी नहीं, तो सब चैप्टर में पढ़ी हुई है। उस वक्त ध्यान दे ली होती तो आज याद होती, बट कोई नहीं, अब ध्यान दे लो, ठीक है, एग्जाम में आप ही के आने हैं। चलो ढूंढ ढूंढ के बनाने पड़ते हैं आपके लिए, ढूंढ ढूंढ के। हरप्पन्स के जो पॉट्स हैं वो कौन सी कलर के डिजाइन से बने होते हैं, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू या येलो? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ब्लैक डिजाइन, ठीक है। चलो क्वेश्चन 6, द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, दिस पार्ट वॉज कॉल्ड। जो ईस्ट का पार्ट था, ईस्ट वाला हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा, वो कैसा था? अच्छा बड़ा हिस्सा था लेकिन लोअर था, नीचे को था, मतलब एरिया भले बड़ा हो सकता है लेकिन नीचे में था, लोअर में था। दिस पार्ट वॉज कॉल्ड, इस पार्ट को क्या बोला जाता था, क्या बोलते थे इस पार्ट को? अपर टाउन, ईस्ट टाउन, वेस्ट टाउन या लोअर टाउन? इस पार्ट को क्या कहा जाता था? मतलब कैसा है, ईस्ट साइड है लेकिन बड़ा है और है लोअर में, नीचे में। अपर टाउन, ईस्ट टाउन, वेस्ट टाउन या लोअर टाउन? बताइए। याद करो, पढ़े थे हमने मिडिल टाउन, लोअर टाउन, सिटाडेल वगैरह, है ना? देख रहे थे ना हम किस तरीके से टाउन प्लानिंग हुई है, उसमें पढ़ा था हमने ये सब। बता दो जल्दी जल्दी। आप बोलेंगे मैम हमारी प्लानिंग ही तो नहीं है, प्लानिंग होती तो आज आंसर आ जाता, कुछ प्लानिंग ही नहीं करी, कुछ पढ़ा ही नहीं तो भूल गए। कोई बात नहीं, अभी रिकॉल कर लो। ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बट ये कि टेंशन रहती है, डर रहता है ना। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा, मैंने बताया भी था, लोअर पे है, लोअर टाउन, तभी तो बोल रही हूँ ईजी है, लोअर टाउन से बोलते हैं। 7th, how did the Harappans irrigate their fields and grow plants through? Rainfall, stored water, streams, rivers. कैसे जो हरप्पन्स थे अपनी फील्ड्स को इरिगेट करते थे, ठीक है, मतलब सिंचाई की जरूरत पड़ती थी, अब धीरे धीरे फूड्स तो ग्रो करने ही लग गए थे, काफ़ी वो लोग एडवांस हो चुके थे, नॉलेजेबल हो चुके थे। एंड ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स वो ग्रो करते थे कैसे? थ्रू, क्या यूज़ करते थे वो इरिगेट करने के लिए? रेनफॉल का यूज़ करते थे कि भाई बारिश जब गिरेगी बरसाएगी, या स्टोर्ड वाटर जो पानी संभाल के रखते थे उसका यूज़ करते थे सिंचाई के लिए, स्ट्रीम्स का यूज़ करते थे, छोटी छोटी स्ट्रीम्स रहती है ना, या रिवर का यूज़, नदियों के पानी का, किसका यूज़ करते थे? जल्दी बताइए। इरिगेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता था? इरिटेट नहीं बोल रही हूँ, इरिगेट, सिंचाई, बताओ। बताओ क्या होगा आंसर? किसका यूज़ करते थे सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए? क्या होगा? स्टोर्ड वाटर का, पानी ये लोग संभाल के रखते थे। मैं बोलती रही काफ़ी समझदार हो चुके थे ये लोग, ठीक है। द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर आर डिस्क्राइब्ड एज, जो पार्ट था वेस्ट साइड का, जैसे ईस्ट का भी देखा था ना, ईस्ट का की लार्जर था लेकिन स्मॉलर पे था, तो ऐसी जो वेस्ट वाला हिस्सा था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, हायर, तो उसको क्या बोलते थे? अपर टाउन, सिटाडेल, मिडिल टाउन या लोअर टाउन? क्या बोलते थे? जल्दी बताइए। ये जस्ट ऑपोजिट है, जैसा ईस्ट वाला देखा था हमने लोअर टाउन, वैसे इसका देख रहे हैं कि वेस्ट साइड है, ऊपर को है ऊंचाई पे लेकिन छोटा है एरिया, ये समझ लो। उसे क्या बोलेंगे? अपर टाउन, सिटाडेल, मिडिल टाउन या लोअर टाउन? तो लोअर टाउन तो हो नहीं सकता, अभी हमने देखा था, तो चलो एक आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नाउ अबाउट रिमेनिंग 3 ऑप्शंस, क्या लगता है क्या होगा आंसर? बताइए जल्दी।
कोशिश कीजिए। देखो एक ऑप्शन तो हट गया है, बाकी 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सिटाडेल। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? सिटाडेल बोलेंगे। 9th question. The Harappans probably got copper from present day dash in even from dash in West Asia. Rajasthan and Oman, Gujarat and Oman, Rajasthan and Egypt या गुजरात एंड इजिप्ट। ठीक है, हरप्पन्स जो है कॉपर प्रेजेंट डे कहाँ से मिलते थे, मतलब उस टाइम पे जहाँ से मिलता था उसको प्रेजेंट डे हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये जो नाम दिए हैं प्रेजेंट डे स्टेट्स के, पहले जरूरी नहीं कि गुजरात का नाम गुजरात था या राजस्थान का नाम राजस्थान था, ऐसा तो था नहीं। तो प्रेजेंट डे के हिसाब से हमें आंसर करना है कहाँ से जो ये लोग कॉपर लाते थे और कहाँ से? वेस्ट एशिया से। वेस्ट एशिया की कौन सी जगह से कॉपर आता था, मतलब कॉपर इंडिया की कौन सी जगह से आता था, जो नाम आपको बताना है प्रेजेंट डे, और वेस्ट एशिया की कौन सी जगह से आता था। राजस्थान है या ओमान है, गुजरात है या इजिप्ट है, राजस्थान है या इजिप्ट है, या गुजरात है इजिप्ट है, बताओ। कंफ्यूजन हो रहा है, आप सोच रहे हो वेस्ट एशिया में कौन सी कंट्री आती, किसको हटाएं क्या नहीं हटाएं, लेकिन हमारा वाला अभी तो याद कर ले, कहाँ से कॉपर आता था। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? राजस्थान है, ओमान है, गुजरात है, ओमान है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान एंड ओमान। ठीक है, राजस्थान और ओमान से आता था क्या? कॉपर। क्लियर, याद रख लेना अब याद रख लेना अगर आप भूल गए थे तो। 10th, हाउ मेनी स्टोरीज ऑफ हाउसेज वर जनरली फाउंड इन हरप्पन सिटी? कितने स्टोरी मंजिला मतलब मकान हमें हरप्पन सिटीज में देखने को मिलते हैं? 1 और 2 स्टोरीज, 4 to 5 स्टोरीज, मल्टी स्टोरीज, या नन ऑफ दीज, बताओ। कितनी स्टोरी, कितने मंजिले मकान घर देखने को हमें मिले थे हरप्पन सिटीज में? क्योंकि हमने देखा था ना, अपग्रेड हो चुके थे लोग काफ़ी, हर चीज़ बहुत तरीके से, टाउन प्लानिंग तरीके से, है ना, वाटर सिस्टम तरीके से ज़िंदगी जी रहे थे। कितने स्टोरीज के मकान थे बनाए हुए थे, बताओ। टेंथ नंबर का आपका क्वेश्चन चल रहा है, 10वें नंबर का। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना स्कोर भी पूछूंगी मैं आप लोगों से, पहले तो आंसर बताओ क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 स्टोरीज। ठीक है, तो जल्दी से अपना स्कोर बता दीजिए कि 10 में से आपका कितने अंक हैं प्राप्त कर लिए आपने, और लाइक भी कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर भी कर दो, और कितना स्कोर आ गया है बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो कर दिया लाइक, बता दिया कमेंट में आंसर, मतलब कि स्कोर। चलो 11, When did the end of the हरप्पन सिटीज बिगिन? देखो शुरुआत थी और चीज़ें बहुत अच्छी भी थी, पीक पर भी थी, लेकिन एंड भी हुआ, है ना। तो कब हरप्पन सिटीज का अंत हुआ ये आपको बताना है, कब एंडिंग हुई? 2900 ईयर्स अगो, 3900 ईयर्स अगो, 4900 ईयर्स अगो, या 2100 ईयर्स अगो, बताओ। कब हरप्पन सिटीज की एंडिंग हम बोल सकते कि भाई एंड होना शुरू हो गया था? बहुत सारे रीजंस भी पढ़े हैं ना हमने एंडिंग के, बताइए।
बताओ बताओ। बताइए बताइए, देखिए आंसर। चलो 3900 ईयर्स अगो, ठीक है। चलो 12, मैनी ऑफ बीड्स वर मेड ऑफ, बहुत सी जो बीड्स थी, मनके के दाने जो मैंने बताए थे, वो किससे बने हुए थे? कार्नेलियन, अ ब्यूटिफुल ब्लू स्टोन, कार्नेलियन, अ ब्यूटिफुल रेड स्टोन, कार्नेलियन, अ ब्यूटिफुल ब्लैक स्टोन। देखो कार्नेलियन से तो बने थे, ये कंफर्म है, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा, आंसर कार्नेलियन है। लेकिन कार्नेलियन कैसा, ब्लू स्टोन, रेड स्टोन या ब्लैक स्टोन, वो आपको बताना है। कौन सा वाला, कैसा कार्नेलियन, बताइए। बताओ। बहुत सी जो बीड्स हैं वो किससे बनी हुई थी? क्या होगा आंसर? बताइए। अभी हमने मैच द कॉलम में भी किया था, कार्नेलियन का मैच द कॉलम में भी किया था ना, ब्यूटीफुल रेड स्टोन, ठीक है। आंसर क्या है, बी हो जाएगा, रेड स्टोन था। अब आ गए हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं, 14 एमसीक्यूज कितने थे, ऑलमोस्ट, हाँ 12 एमसीक्यूज, सॉरी 12 एमसीक्यूज हमने किए। मजा आया, आपने बढ़िया तरीके से आंसर करे। नाउ इट्स टाइम फॉर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, जो पुरानी इमारतें होती हैं, पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, उनको तोड़ देते हैं, है ना, तोड़वा देते हैं, हटवा देते हैं, और उसके बदले नई बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है। तो क्या आपको ये इंपॉर्टेंट है, लगता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए कि पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, या टूट रही है तो तोड़ने दो, या पुरानी बिल्डिंग्स है तो भाई उनको मत तोड़ो, उनको प्रिजर्व रहने दो? क्या इंपॉर्टेंस लगती है या नहीं, कि ठीक है मिल रहा है तो तोड़ दो? बताओ क्या होगा, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अगर कुछ पुरानी इमारतें हैं, बिल्डिंगें, यानी उनकी कुछ खासियत है, इंपॉर्टेंस है, जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चल सकता है ना, जो हमारे इतिहास से, पास से जुड़ी हुई है, ठीक है। Yes, it is important to preserve old buildings because every old buildings has historical and cultural value. They help in the development of the culture of community. It helps in preservation of one's heritage and traditions. It helps archaeologists in understanding our past. अगर मैं बोलूँ आपको, बताऊँ आपको, तो ये क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है ओल्ड बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करके रखना। क्यों? क्योंकि हर ये जो पुरानी बिल्डिंगें होती हैं, ओल्ड बिल्डिंग होती है, उनका कोई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वैल्यूज रहती हैं, है ना, किसी की संस्कृति से जुड़ी होती है, इतिहास से जुड़ी होती है। तो जब किसी की इतनी इंपॉर्टेंस है तो उसको डिस्ट्रॉय करना कितना गलत बात है, ठीक है। दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर ऑफ कम्युनिटी, है ना, कम्युनिटी के कल्चर को विकसित करने के लिए, संस्कृतियों को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मददगार होती है, हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग होती है, उसकी इंपॉर्टेंस होती है, उससे जुड़े हुए कुछ वैल्यूज होती है, जो हमारे अंदर की और वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज को इंक्रीज करती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ वंस हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस। ये किस में मददगार होती है? किसी, मतलब जो धरोहर होते हैं, है ना, हमारी जो परंपराएं, जो हमारी धरोहर है, उनको संभाल के रखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कुछ बिल्डिंग्स धरोहर है, अब ऐसी बिल्डिंग्स को क्या हम तोड़ दें? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है तो क्यों तोड़ें भाई, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, खासियत है, वैल्यूज जुड़ी हुई है हमारी। इट हेल्प्स आर्कियोलॉजिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट। इवन ये जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है, इमारतें होती हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे इतिहास को जानने में भी मददगार होती है। इनके थ्रू हम क्या कर पाते हैं? हमारे इतिहास को जान पाते हैं, पास्ट को जान पाते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है सब अच्छे समझ में?
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हम क्या बोलेंगे कि यस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व करके रखना। क्यों? क्योंकि हर ओल्ड बिल्डिंग जो रहती है, एवरी ओल्ड बिल्डिंग, उनका एक अपना ऐतिहासिक और कल्चरल वैल्यूज़ रहती हैं जो हमारे कल्चर को ग्रो कराने में, डेवलप कराने में मददगार होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? धरोहर होती है। और धरोहर को तो हम वैसे भी बोलते हैं संभाल के रखना चाहिए। क्लियर हुआ? और इवन आर्कियोलॉजिस्ट को भी इतिहास को जानने में ये बिल्डिंग्स मददगार होती है। तो और कितनी इंपॉर्टेंस है, तो आप कैसे इनको तोड़ सकते हो? ठीक है, चलो क्वेश्चन 5, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लोथ वॉज यूज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन? कैसे आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चल पाता है कि क्लोथ, जो कपड़ों का यूज होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, है ना, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन था तो कैसे कपड़ों का यूज किया जाता था, मतलब कैसे नहीं, मतलब कपड़ों का यूज किया जाता था। तो ये बात आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलती, वो कैसे दावा कर सकते, कह सकते? प्रूफ देखा, कुछ पता चला, कुछ ऑब्जेक्ट्स उन्हें मिले, एविडेंसेस। चलो देखते हैं। Archaeologists know that people in the Harappan civilization used cloth because they have found pieces of cloth attached to the lid of silver vase. They have also found spindle holes made of terracotta and faience which were used to spin thread. देखो, दो तीन ऐसी चीजें देखी गई तो जिससे प्रूफ होता है कि भाई कपड़े यूज होते थे। कैसे? उन्होंने जब एविडेंसेस मिलेंगे तभी तो। बिकॉज दे हैव फाउंड पीसेस ऑफ क्लोथ, उनको क्या है, लिड, जो सिल्वर वास है उसके लिड से, ढक्कन जो बोलते हैं, ढक्कन से ऐसे अटैच कपड़ा मिला होगा, है ना, ढक्कन है जैसे वास है कोई, उसमें ढक्कन लिड लगी हुई है, तो उसमें अटैच कोई कपड़ा होगा, जुड़ा हुआ कोई ऐसे लगा हुआ कपड़ा होगा। तो जब कपड़ा उसमें लगा हुआ है यानी कपड़ों का यूज किया गया है, कपड़ा बनाया है, तभी तो कपड़ा दिख रहा है वहां पे। और दूसरा प्रूफ क्या मिला उन्हें? स्पिंडल होल्स, जिनको तकली सुतली बोलते हैं ना, ऐसे बुनने के लिए, स्पिनिंग के लिए काम आती है ना, जो थ्रेड को ऐसे स्पिन करने के लिए काम आती है, इससे कपड़ा बनता है ना। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज मिल रही तो क्यों है, यानी इसको यूज किया जाता होगा तभी तो हमें मिली। नहीं मिलती तो हम कहते कि कुछ प्रूफ नहीं है। इससे यूज करके, थ्रेड को ऐसे करके भाई उससे जो कपड़ा तैयार किया जाता होगा तो मिलती है। तो यानी समझ में आता है कि क्लोथ का यूज करते थे। क्लियर हुआ? और वो स्पिंडल होल्स किससे बनी हुई है? टेराकोटा और फाइन से बनी हुई थी। तो ये कुछ प्रूफ देके वी कैन सी कि भाई हाँ, उस टाइम पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो लोग हैं सिटीज में, कपड़ा यूज करते थे। एक एग्जांपल हमने देखा जो सिल्वर वास है उसकी लिड पे, और क्या, स्पिंडल होल्स के थ्रू। ठीक है, चलो। हाउ मेनी डिविजन्स वर मेड ऑफ हड़प्पन सिटीज? कितने डिविजन्स हुए थे हड़प्पन सिटीज के, है ना? हड़प्पन सिटीज के टाउन प्लानिंग की जो हम बात करते तो डिवाइडेड था, तो कितने उसमें डिवाइडेड था, डिविजन्स कितने बने हुए थे? चलो देखते हैं। There were 2 or 3 divisions of Harappan cities. One is called Citadel, the other is Lower Town, and a large open area where public ceremonies could be held. है ना? अगर हम बात करें तो 2 से 3 डिवीजन थे, 2 या 3 तरीकों से इससे हड़प्पन सिटीज को विभाजित किया गया था, डिवाइड किया गया था। वन इज कॉल्ड सिटाडेल, एक को क्या बोला जाता था? सिटाडेल। सिटाडेल हमने देखा था ना, जो क्या था, वेस्ट से, वेस्ट साइड था, सिटाडेल वेस्ट साइड में था, है ना, वेस्ट साइड में था। स्मॉल इन साइज, वॉज स्मॉलर, कैसा था? स्मॉलर था, बट हायर, छोटा था लेकिन ऊंचाई पे था। ये हमने देखा था सिटाडेल का। सेकंड अगर मैं बात करूं लोअर टाउन की, किसकी? लोअर टाउन की। तो लोअर टाउन कहां देखा था? लोअर टाउन भी उसका डिवीजन है। लोअर टाउन अभी हमने पढ़ा था ना, कैसा था? वॉज इन ईस्ट साइड, वॉज लार्जर बट लोअर। इस तरीके से अब भी हमने एमसीक्यूज भी खड़े थे, उसमें पढ़ा था ना कि कैसा डिवीजन है, 2 या 3 तरीके से इसको क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है ना, 2 या 3 तरीके से इसका क्या किया हुआ है? डिवीजन किया हुआ है हड़प्पन सिटीज का। एक है सिटाडेल, दूसरे की हम बात करें जिसको हम बोलते हैं लोअर टाउन। और वैसे एक लार्ज ओपन एरिया भी था, और ऐसे ओपन एरिया में माना जाता है कि पब्लिक सेरेमनीज होती होगी, कुछ भी इनके इंपॉर्टेंट सेरेमनीज ये लोग करते होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सिटाडेल और लोअर टाउन, तो 2 से 3 तरीकों से इनको डिवाइड किया होता। सिटाडेल वेस्ट साइड में जो था स्मॉलर लेकिन ऊंचाई पे था। लोअर टाउन जो कैसा था? ईस्ट साइड पे था बड़ा लेकिन नीचे पे था, नीचाई पे था, नीचे। क्लियर? चलो। इन विच स्टेट्स
इन विच सिटीज द सेक्रीफाइसेस हैव बीन परफॉर्म्ड, किन सिटीज में सेक्रीफाइसेस परफॉर्म की जाती थी, किन शहरों में सेक्रीफाइसेस परफॉर्म की जाती थी, सेक्रीफाइसेस किन शहरों में बताइए, चलो देखते हैं। In the cities of कालीबंगन एंड लोथल the sacrifices may have been performed, ये माना जाता था कि किन सिटीज में, किन शहरों में, हड़प्पन सिटीज की बात हो रही है। आप सोचोगे कालीबंगन लोथल तो हम सुनते ही नहीं, हम तो जयपुर सुनते हैं, भोपाल सुनते हैं, ये कौन सा, तो भाई हम हड़प्पन सिटीज की बात करें तो हड़प्पन सिटीज में कालीबंगन और लोथल ये सिटीज में सेक्रीफाइसेस क्या किए जाते थे, परफॉर्म किए जाते थे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ध्यान रखना, ये सिटीज ही याद रखना जरूरी है, हड़प्पन सिटीज की, अलग अलग सिटीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है ना। तो लोथल और कालीबंगन में सेक्रीफाइसेस की इंपॉर्टेंस है ना, मतलब उसका रोल है। व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज, जो सिटीज थी, जैसे कि हमारा चैप्टर ही कह रहा है अर्लीस्ट सिटीज यानी हड़प्पन सिटीज की हम बात करें जो सबसे पहले बनी हुई थी अर्लीस्ट सिटीज, तो क्या रीजन था उनके डिक्लाइन का, है ना। चीजें उठी लेकिन क्यों फिर डिक्लाइन हुई, हर चीज पीक पे रहती है फिर डिक्लाइन हुई, हमने देखा था ना हड़प्पन सिविलाइजेशन भी खत्म हुआ, तो क्या रीजन था। द डिक्लाइन ऑफ दिस अर्लियर सिटीज कैन बी एट्रीब्यूट टू वेरियस फैक्टर्स सच एज एनवायरमेंटल चेंजेस, इन्वेजन बाय फॉरेन पावर्स, इकोनॉमिक कोलैप्स एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दीज फैक्टर्स इवेंचुअली लेड टू द अबैंडनमेंट और डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटीज। देखो, ऐसा माना जाता है कि जो शहर थे, जो सिटीज थी हड़प्पा की, है ना, कैसे डिक्लाइन हुई, तो इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स लिए जा रहे हैं, इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स ऐसे माने जाते हैं। तो फैक्टर्स क्या क्या माने गए हैं, जैसे क्लाइमेट में चेंज आया होगा, अगर एकदम से एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो बहुत धीरे धीरे असर करता है। एकदम से मानो क्लाइमेट कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत ज़्यादा वार्म है और फिर एनवायरनमेंट ऐसा हो गया बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, तो लोग परेशान होने लग जाते हैं, दिक्कत होने लग जाती है, तो धीरे धीरे लोग शहरों को छोड़ के दूसरी दूसरी जगह जाने लग जाते हैं। एक रीज़न ये लगता है। दूसरा रीज़न क्या है कि भाई बाहर से जो रूलर्स होंगे, राजा होंगे, फॉरेन पावर्स होंगी, उन्होंने इन्वेड किया होगा, है ना, उन्होंने जो है रूल कर ली, मतलब उन्होंने छीन लिया होगा, जीत लिया होगा, तो इसलिए ये सिटीज डिक्लाइन हुई होगी। इकोनॉमिक कोलैप्स, मॉनेटरी जो हम टर्म में बोले तो इतना पैसा होगा नहीं, इकोनॉमिक फ्लो उतना होगा नहीं, तो इसलिए गिर गया होगा, बहुत गरीबी आ गई होगी, ये हो सकता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, भाई राजनीतिक तौर पे इंस्टेबिलिटी होगी, कभी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही होगी शासन वगैरह में, है ना। तो ये फैक्टर्स ऐसे माने जाते हैं कि जिसके कारण ये हुआ होगा कि लोगों ने शहरों को छोड़ दिया होगा और शहर क्या हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, तो ये रीजन हम कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो, What crops did the Harappans grow and what animals did they rear for food? कौन सी फसलों को जो हड़प्पन से उगाते थे, ग्रो करते थे, एंड व्हाट एनिमल्स डिड दे रियर फॉर फूड, और कौन से जानवरों को ये खाने के लिए पाला करते थे, बताओ, ये ट्राई करो, कोशिश करो बताने की, क्या होगा आंसर, क्या हो सकता है आंसर। कुछ याद आ रहा है, चलो देखते हैं। The Harappans grew crops like wheat, barley, pulse, peas, rice, sesame, linseed, and mustard. They reared cattle, sheep, goat, and buffalo for food. They also collected fruits, caught fish, and hunted wild animals like antelope. देखो, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, क्रॉप्स बहुत सारी टाइप की लोग क्रॉप्स उगाते थे, फसलें उगाते थे, जैसे कौन सी क्रॉप उगा रहे हैं, वीट उगा रहे हैं, बार्ले उगा रहे हैं, पल्सेस उगा रहे हैं, है ना, पीस उगा रहे हैं, राइस उगा रहे हैं, सिसम उगा रहे हैं, लिंसेड उगा रहे हैं, मस्टर्ड वगैरह ये लोग उगा रहे थे। इन फसलों को वो लोग ग्रो करते थे। क्या पालते थे ये लोग, दे रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो फॉर फूड। खाने के लिए किन किन जानवरों को पाला जाता था, तो कैटल पाल रहे हैं, शीप पाल रहे हैं, भेड़ बकरी वगैरह, है ना, भैंस वगैरह, फूड के लिए। क्लियर। और किन चीज़ों को कलेक्ट करते थे, जैसे फ्रूट्स कलेक्ट करने का काम करते थे ना, फल वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, मछलियाँ वगैरह पकड़ रहे हैं, और वाइल्ड एनिमल्स जैसे एंटीलोप, इनको हंट करते थे, इनका शिकार करते थे। ठीक है, तो ये सारा काम धंधा हड़प्पन्स के लोग करते थे, ये क्रॉप्स उगाते थे और इस तरीके के फूड को, मतलब जानवर को रेयर करते थे फॉर फूड। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लिस्ट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ धोलावीरा। धोलावीरा के आपको इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स बताने हैं। क्या खास था धोलावीरा में, बताना जरा, क्या खास था धोलावीरा के बारे में, जो उसके खास फीचर्स की बात की जा रही है। चलो, द सिटी ऑफ धोलावीरा इज लोकेटेड इन द आइलैंड ऑफ खेर
खादिर एंड द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। देखो खादिर बेट जिसे बोलते हैं। हेयर फ्रेश वाटर वॉज अवेलेबल एंड द सॉइल वॉज वेरी फर्टाइल। तो पहले देखते धोलावीरा है कहाँ, स्थित कहाँ है, लोकेटेड कहाँ है। द सिटी ऑफ धोलावीरा इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड्स ऑफ खादिर। खादिर के आइलैंड्स में लोकेटेड है। इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, है ना, यहाँ पे लोकेटेड है। हेयर फ्रेश वाटर, ऑब्वियसली गुजरात यहाँ पे लोकेटेड है तो आपको पता है ये सी वाला एरिया है, पानी खूब मिलेगा, खूब सारा पानी मिलेगा। हेयर फ्रेश वाटर वॉज अवेलेबल, यहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल था और उस जमाने तो पानी और ही साफ था, आज तो हमने दूषित कर दिया है। एंड द सॉइल वॉज वेरी फर्टाइल, और जो मिट्टी थी वो भी बहुत उपजाऊ थी, पानी भी अच्छा खासा अवेलेबल था। Unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts, धोलावीरा was divided into three parts। देखो धोलावीरा की एक बात और है कि जो हरप्पन, बाकी जो हरप्पन शहर थे, सिटीज थी, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। लेकिन अगर हम बात करें धोलावीरा की, है ना, अगर हम बात करते हैं किसकी, धोलावीरा की, इस पे भी फोकस करो, इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी आपको फोकस करना है। अदर सिटीज टू पार्ट्स, जो अदर सिटीज थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, धोलावीरा की, तो किस में डिवाइडेड थी, धोलावीरा तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। Each part was surrounded by massive stone walls with entrance through gateways. There was also a larger open area in the settlement where public ceremonies could be held. और हर पार्ट में क्या था, एक बड़ी सी स्टोन वॉल्स, है ना, पत्थर की, एक अच्छी बड़ी पत्थर की वॉल से उसको क्या करके रखा था, कवर करके रखा था, सराउंड करके रखा था। विद एंट्रेंस, और एंट्रेंसेस भी थे, है ना, थ्रू गेटवेज, यहाँ से एंटर वगैरह हो सकते थे गेटवेज के थ्रू। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया, और बहुत बड़ा ओपन एरिया भी था जहाँ पे क्या किया जाता था, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज होती थी, है ना, ऐसी कुछ भी पब्लिक मिलके उनकी जो भी सेरेमनीज हो रही है यहाँ पे हेल्ड होती थी। क्लियर आया समझ में। तो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल चीज़ें बतानी हमें धोलावीरा की क्या क्या बनी। तो हम क्या कहते हैं कि धोलावीरा ऐसी जगह पे था, पानी वाले एरिया के पास, जैसे कि हम बोल ही रहे गुजरात, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, जहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल था और मिट्टी भी बहुत अच्छी थी, ठीक है। अदर हरप्पन सिटीज कैसी थी, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, लेकिन धोलावीरा तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था। और कैसा था, हर पार्ट किससे सराउंडेड था, ये जो तीन पार्ट की बात हो रही, तो हर पार्ट बड़ी बड़ी वॉल से घिरा हुआ था, घेर रखा था। एंट्रेंस किसके थ्रू था, गेटवेज के थ्रू था, है ना। यहाँ पे आगे हम देखें तो लार्ज ओपन एरिया भी देखने को मिलता है सेटलमेंट में, जहाँ पे माना जाता है पब्लिक सेरेमनीज होती होंगी, ठीक है। चलो, हम एग्जैक्टली इसलिए नहीं कह पाते कि होती होंगी क्योंकि ऐसा कुछ एग्जैक्ट एविडेंस नहीं मिला, ठीक है। चलो, लिस्ट फीचर्स ऑफ द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ के फीचर बताने हैं आपको। ग्रेट बाथ, अच्छा बड़ा टैंक, क्या फीचर है ग्रेट बाथ के, चलो देखते हैं। द ग्रेट बाथ वॉज लाइन विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल टार। जो ग्रेट बाथ था वो किससे, जो मतलब लगातार हमने देखा था, उसकी इमेज देखी थी, पूरी ईंट से उसको कवर करके रखा हुआ था, बना के रखा हुआ था, पूरी ईंट थी। कोटेड विद प्लास्टर, और कोटिंग किससे कर रखी थी, प्लास्टर से कोटिंग कर रखी थी, जैसे ईंटों में प्लास्टर हम देखते हैं प्लास्टर होता है। एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। अब टैंक जैसा बनाना है, यानी पानी इधर उधर ना जाए, तो वाटर टाइट बनाने के लिए कि पानी बह के बाहर ना जाए, तो टार से उसको क्या कर रखा था, टार की जो नेचुरल टार है उसकी लेयर बना रखी थी। किसकी, नेचुरल टार की लेयर बना रखी थी। There were steps leading down from two sides into the tank। और क्या बना रखा था, जैसे अगर हमें टैंक पे उतरना है या फिर ऊपर जाना है तो सीढ़ियां बनाई हुई थी दोनों साइड, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीपल, प्रीस्ट एंड रूलर्स टुक रिचुअल बाथ्स इन दिस टैंक। ऐसा माना जाता है कि जो खास लोग, स्पेशल लोग जिनका रुतबा है, नाम है, तो कौन हो गए, जैसे पंडित लोग हो गए या रूलर्स लोग हो गए, वो लोग क्या करते थे, इस टैंक में बात करते थे, है ना, नहाने वगैरह आते होंगे। द टैंक वॉज लाइंड विथ kiln burnt bricks and plaster of gypsum and bitumen was used to make the tank water resistant। अब क्या बनाया गया था यहाँ पे, और क्या क्या चीजें थी, जो kiln burnt bricks, ऐसी ब्रिक्स जो जली हुई ईंट से ऐसे उसको कवर करके रखा था, लाइन करके रखा था प्रॉपर, है ना। प्लास्टर किसका लगाया था, जिप्सम का प्लास्टर लगाया था, और बिटुमेन का, ठीक है, जो किस लिए यूज होता था, वाटर को, मतलब टैंक को वाटर रेजिस्टेंट बनाने के लिए, है ना, इस तरीके से कि पानी इधर उधर ना जाए। अब ऐसा तो था नहीं कि पहले बकेट बन रही प्लास्टिक से, वैसा टैंक बन रहा है प्लास्टिक की टंकी ईंटों से बना रहे हैं, तो ऐसी बनेगी ना जो वाटर ना बहे, वाटर टाइट रहे।
क्लियर। तो हमें क्या बताना था, ग्रेट बाथ के फीचर। तो फीचर क्या देखने को मिलते हैं, अच्छा बड़ा रहता है ना, ब्रिक से, ईंटों से ईंटों की लेयर प्रॉपर बनाई गई थी, उसको प्लास्टर लगाया गया था, और वाटर टाइट रहे तो नेचुरल टार की लेयर भी बनाई गई थी, और क्या कर रखा था उसको, 2 सीढ़ियाँ ऐसे स्टेप्स ऐसी बना रखी थी ताकि आप नीचे ऊपर जा सके। इंपॉर्टेंट पीपल ऐसा माना जाता है, जैसे प्रीस्ट हो गए या राजा हो गए, तो वो रूलर्स हो गए, वो यहाँ पे आके नहाते थे, ठीक है। टैंक को कैसे कर रखा था, ईंटों से कर रखा था पूरा कवर, फिर जिप्सम और बिटुमिन का यूज किया था प्लास्टर करने के लिए, ठीक है, जिसके कारण टैंकर क्या बने, वाटर टाइट बने, वाटर रेजिस्टेंट बने, है ना। ऐसा ना हो कि पानी अंदर घुस रहा है, पानी बाहर बह रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से, इन चीज़ों से इस तरीके से क्या बना, ग्रेट बाथ, ठीक है। अच्छा, ग्रेट बाथ कौन सी सिटी में मिला था, ये याद है? ग्रेट बाथ कौन सी सिटी में मिला था, मुझे कमेंट में आप जरूर बताइए। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल इन हड़प्पन सिटीज। हड़प्पन सिटीज में लोग की लाइफ को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है कि लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, इनकी जिंदगियों को आपको डिस्क्राइब करना है, इनके बारे में बताना है। चलो, क्योंकि सिटीज थी, जब इतने डेवलपमेंट हो रही, इतनी चीजें हो रही, तो लोग होंगे। द हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। देखो, प्लेस बहुत बिजी थी, मतलब काफी लोग इंगेज रहते थे, काम धंधे में रहते थे, ऐसा नहीं कि बैठे हैं बस हंटिंग गैदरिंग ऐसा कर रहे हैं, बिजी रहते थे, है ना। तो इसको क्या माना जा रहा है, हड़प्पा की प्लेस को बिजी प्लेस। Some people plan the construction of special buildings in the city. They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे क्या प्लान करते थे कि क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करेंगे सिटी में, है ना, क्योंकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह ऐसी बनी हुई थी, स्पेशल बिल्डिंग्स बनाएंगे, और वो क्या करने लग गए थे, जो भी वैल्यूबल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स यूज होते थे, जैसे क्या क्या हो रहे हैं, गोल्ड हो गए, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हो गए, तो उनको क्या करके रखना है, उनको भाई संभाल के रखना है, और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्व्स, ब्यूटीफुल बीड्स वगैरह ऑर्नामेंट्स हो गए गोल्ड और सिल्वर के, इनको संभाल के रखते थे अपने लिए। And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived till date. और क्या क्या, क्योंकि हमें लोगों के बारे में बताना है, तो लोग क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन वगैरह, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, स्पेशल बिल्डिंग्स का, लोग ऑर्नामेंट्स वगैरह रखते थे, है ना, बीड्स वगैरह रखते थे गोल्ड और सिल्वर की। फिर यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, स्क्राइब्स। स्क्राइब्स किसे बोलते हैं, ऐसे लोग जो लिखना जानते हैं ना, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, जो लिखना जानते हैं, तो स्क्राइब्स मिलते हैं। हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, जो सील्स को प्रिपेयर करने का काम करते थे, है ना, सील्स वगैरह को प्रिपेयर करने, क्योंकि इनको लिखना आता था ना। एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटीरियल्स, और अदर मटीरियल्स में भी कुछ ना कुछ लिखते थे, क्योंकि इन्हें लिखना आता था, तो तरीका ये था कि लिखना है उसमें। दैट हैव नॉट सर्वाइव टिल डेथ, ऐसा माना जाता है कि वो सर्वाइव नहीं करते, अभी मिलेंगे नहीं हमें। Men and women, craft person made all kinds of things either in their own homes or in special workshops. अब यहाँ पे क्या चीजें थी, औरत आदमी मतलब बहुत सारी चीजें बनाते थे, है ना, बहुत सारी टाइप की चीजें बनाते थे, या तो वो अपने घर में बनाते थे या तो वर्कशॉप में बना रहे, तो काफी चीजें ये लोग बनाने का काम करते थे, क्राफ्ट पर्सन जिन्हें, क्राफ्ट्समैन जिन्हें हम बोल रहे हैं। People were traveling to distant lands at that time by carts to inland places or by ship to foreign lands. लोग ट्रैवलिंग भी करते थे, है ना, ट्रैवलिंग करते थे कार्ट के थ्रू, ये जो बैलगाड़ी इस टाइप की गाड़ी के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और अगर एक कंट्री से फॉरेन लैंड्स जाना है और दूर जाना है तो शिप का इस्तेमाल करते थे। तो आप समझ रहे हो, जैसे हमारे जैसे ही हो गया था, इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके थे ये लोग, क्योंकि पहले के हंटर गैदरर्स तो ऐसे थे नहीं, फिर जो फूड क्रॉप ग्रो करने लगे वो भी इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा एडवांस बन चुके थे, वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, घर में काम करके दे रहे हैं, ठीक है, अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कार्ट्स में जा रहे हैं, और दूर जाना है तो जो है शिप्स वगैरह में जा रहे हैं। क्लियर आया समझ में? तो हमें क्या बताना था, लाइफ बतानी थी उनकी। तो ये लाइफ ही तो है कि कैसे जी रहे हैं, कौन काम कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, क्या चीज़ें, किसका क्या रोल है, वो हमें समझ में आता है। चलो, अच्छा, लाइक किया कि नहीं किया, जल्दी जल्दी से लाइक करो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, फिर हम क्या करेंगे, हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे फटाफट से। बढ़े आगे, चलो। What is the meaning of seals and sealing? सील्स और सीलिंग का क्या मतलब है, क्या समझते हो आप सील्स और सीलिंग से? सील हम बोलते ना मोहर, और सीलिंग्स, सील्स हम बोलते सील्स का, सील का ठप्पा लगा दो, ठप्पा ऐसे ठप्पा। तो सील्स और सीलिंग क्या होता है, क्या समझ में आता है आपको इससे? कुछ तो समझ में आता होगा। देखें, सील्स और सीलिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था। चलो,
Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. ऐसा माना जाता है कि लोग सील का यूज क्यों करते थे, है ना, वो ठप्पा लगाने के लिए। बैग्स और या पैकेट्स हो जैसे जिनमें प्रोडक्ट्स रखे रहते होंगे, गुड्स रखे रहते होंगे, सामान रखे रहते होंगे, सामान जाता होगा इधर से उधर, तो उनके बैग में ऐसे ठप्पा लगा देते होंगे। दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक तरीके से सील लगे हुआ पैकेज सामान आप मतलब भेज रहे हो। After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. जैसे बैग है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बैग है, बैग है, ऐसे ही रहता है ना बना हुआ। अब इसमें जैसे क्ले अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, ऐसे क्ले अप्लाई कर दिया, बांधने के लिए प्रॉपर क्ले अप्लाई कर दिया, इसमें सामान रखा है, कुछ भी सामान हो सकता है, ऐसे सामान रखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब ये क्या कर दिया, ऐसे पैक कर दिया इसको। मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि समझ में आ जाए कि कैसे ये सील लगती होगी। ऐसे मानो इसको पैक कर दिया नॉट को, है ना, क्योंकि यहीं से कमज़ोर की दिक्कत होगी। अब यहाँ पे क्या कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कलर, कौन सा कलर ले ले यहाँ पे, ये वाला, नहीं ये नहीं, थोड़ा सा ब्राइट लेना पड़ेगा, वाइट ही ले लेते। इसको कैसे यूज़ कर लिया, सील की तौर पे, कि ये ठप्पा, ऐसे ठप्पा लगा दिया, है ना, इसको क्या लगा दिया, ठप्पा लगा दिया, सील लगा दी। तो ऐसा ये लोग करते थे। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग। अब सील लगाना है तो सील में मानो कोई डिजाइन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सील ये है, ये सील है, इसमें कोई एनिमल की डिजाइन बनी हुई है, एनिमल बनाते थे वो लोग, और ऊपर कुछ भी ऐसे ऐसे लिखा है। अब ये सील को, जैसे ये सील है, अब सील को ऐसे लगाएंगे ठप्पा, तो ये ठप्पा कैसा लग जाएगा, स्क्वायर शेप का, ऐसा लग जाएगा स्क्वायर शेप का, इसके जैसा, जैसे ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर है ना, ऐसा लग जाएगा, ऐसी लैंग्वेज वाला इस तरीके का। तो वो जो ठप्पा लग रहा है, वो जो प्रिंट लग रहा है ना, जो इम्प्रिंट्स लग रहे हैं, उसको बोलते हैं सीलिंग। मतलब जैसे आप क्या करते हो, आप बोलते हैं अरे सील लगानी है इस पेज में, ठप्पा लगा दो यार, स्टैंप लगाना है। तो जब आप स्टैंप जो लगाते हो, जो है उसको सील बोल रहे हो। जब आप स्टैंप ऐसे लगा लेते हो पेपर में, तो जो आपको दिखता है ना लगा हुआ ब्लू इस तरीके से, वो क्या होती है, उसको बोलते हैं सीलिंग, ठीक है। हड़प्पन पीपल यूज द सील्स फॉर साइंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप अगेंस्ट इल और बैड ओमेंस एटसेट्रा। अब क्या बताया जा रहा है, इसको दोबारा से देखते हैं कि क्या होती है सील्स और सीलिंग, आपको समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली वो लोग जैसे बैग्स, जो भी गुड्स रख के एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो उसको बांधते थे अच्छे से, क्ले से उसको कवर करते थे और उसके ऊपर ठप्पा लगा देते थे, ताकि भाई पता चले कि संभल के सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया है, ठीक है। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग। अब जो ठप्पा लगता था, जो प्रिंट दिखता था, उस इंप्रेशन को क्या बोला जाता था, उस इंप्रेशन को बोला जाता था कि सीलिंग है, ठीक है। हड़प्पन्स पीपल यूज द सील्स फॉर साइंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। वो क्या यूज करते थे, इन सील्स को ये दिखाते थे कि भाई हमारा है, ये हमारी सील है, तो हमारी चीज है, हमारा सामान है। और पता भी चल जाता था ना कि अगर सील बिगड़ी हुई दिख रही है तो यानी किसी ने सामान खोला है। अब ज्यों की त्यों सील लगी है, सब कुछ बढ़िया है, यानी सामान फिट और परफेक्ट है ना। अगेंस्ट इल और बैड ओमेंस, भाई कोई कुछ खोल ना दे, खराब ना कर दे, पता चल जाए कि ये हमारा सामान है। जैसे हम पैक करके देते हैं, नाम लिख देते, चिट वगैरह। क्लियर हुआ सील्स और सीलिंग के बारे में और किस लिए यूज किया जाता था, ताकि गुड सेफली एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 14, राइट इन ब्रीफ अबाउट फाइंस। फाइंस क्या होते हैं, अभी हमने काफी बार एमसीक्यूज जब करे थे, फाइंस का नाम भी सुना था, है ना, उसका कलर देखा था, किस काम आते हैं, कैसे बनते हैं, और फाइंस से क्या क्या बनता है, ये सारी चीजें देखी थी। तो याद करो, अगर वैसे याद नहीं होता, एटलीस्ट एमसीक्यूज अभी सॉल्व करे थे, उनमें आपको याद आ गया हो क्या बोलते हैं फाइंस। चलो, unlike stone or shell that are found naturally, faience is a material that is artificially produced। देखो क्या बोला जा रहा है, जैसे स्टोन और शेल ये कैसे मिलते हैं, हमें नेचर से मिलते हैं ना, हमें सब मतलब प्रकृति की देन है, हम कुछ बना नहीं रहे बैठ के, ये हमें कैसे मिल रहा है, नेचुरली मिल रहा है, नेचुरली मिल रहा है। फाइंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। फाइंस इस तरीके का मटेरियल है जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, यानी बनाया जाता है, ये हमें मिलता नहीं, हम बनाते हैं। A gum was used to shape sand or powdered quartz into
एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या करना पड़ता है, गम जो है गोंद ऐसे लेना पड़ता है ना, शेप में लाने के लिए गोंद का यूज करते हैं शेप में लाने के लिए, किसको, सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज को ऐसे शेप में लाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे, ठीक है। The objects were then glazed, resulting in a shiny glassy surface. उसके बाद ये मिला मुलू के ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब सैंड और किसमें बोल रहे हैं, पाउडर्ड क्वार्ट्ज में क्या कर लिया, गम यूज करा और एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट बना के उसको कलर भी तो देंगे, कुछ शाइन भी तो देंगे, कुछ अच्छा देखने लायक तो बनाएंगे। The object were then glazed. अब ऑब्जेक्ट को ग्लेज किया जाता है, चमक सी दी जाती है, रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस। अब उसका सरफेस कैसा बनेगा, ऐसा चमकने वाला, बिल्कुल शाइनी सा होगा, ग्लासी सा सरफेस बन जाएगा। The colors of the glaze were usually blue और sea green. जो कलर रहता है ग्लेज का वो किस में रहता है, कैसा कलर रहता है, या तो ब्लू कलर का रहेगा या सी ग्रीन, है ना, ब्लू सी ग्रीन कलर में रहेगा। Faience was used to make beads, bangles, earrings and tiny vessels. Faience का यूज क्या क्या बनाने के लिए होता है भाई, आप इससे दाने, वो मनके के दाने, बीड्स भी बना सकते हो, चूड़ियाँ बैंगल्स भी बना सकते हो, इयरिंग्स कान की भी बना सकते हो, और छोटे छोटे वेसल्स भी बना सकते हो। क्लियर। तो फिर से देखते फाइंस क्या होता है, क्योंकि इससे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो फाइंस ऐसे हैं जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। बनाए कैसे जाएंगे, पाउडर क्वार्ट्ज जो सब्सटेंस है और उसमें सैंड में उसको ऐसे एक गम को यूज करके, गम का यूज करके हम इनका शेप देंगे, है ना, मिला मिलू के एक शेप देंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि गम का यूज करना पड़ेगा चिपका के इनको आकार देने के लिए। फिर क्या होगा, फिर उसको थोड़ा सा शाइन देनी पड़ेगी, अच्छा देखने लायक बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, ग्लेज करा जाएगा। फिर ये कैसा हो जाएगा, ग्लेज करने के बाद अच्छा चमकेगा और इसका सरफेस ऐसा ग्लासी जैसा हो जाएगा, है ना, ग्लास जैसा। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। जो ग्लेज करने के लिए कलर यूज करे जाते हैं वो यूजुअली ब्लू या सी ग्रीन कलर के होते थे, है ना। और फाइन से क्या क्या चीजें बनती है, तो बीड्स भी बनते थे, बैंगल्स, इयरिंग्स और टाइनी वेसल्स। क्लियर। चलो 15. List 3 factors which shows that Lothal was an important production center of the Harappan civilization. आपको 3 फैक्टर्स बताने, क्या बताने, ऐसे 3 फैक्टर्स बताने जिन फैक्टर्स के थ्रू ये पता चलता है, ये दिखता है कि लोथल क्या था, लोथल एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर था, है ना। इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर था किसका, हरप्पन सिविलाइजेशन का, है ना। क्या था, इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन वाला सेंटर था किसका, हरप्पन सिविलाइजेशन का। किसकी बात हो रही, लोथल की। तो चलो देखते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स शो दैट लोथल वाज एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। इट वाज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। सबसे पहली बात, मतलब जो रीजंस हम जानेंगे, तो इसके लिए क्या बताया जा रहा है कि इट वाज, ये कहाँ पर सिचुएटेड था, नियर एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पे रॉ मटेरियल्स, कैसे कैसे रॉ मटेरियल्स, जैसे सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर ईजिली अवेलेबल, है ना, जो छोटे छोटे प्रेशियस स्टोन्स थे आराम से इनको अवेलेबल हो जाते थे, तो ऐसी जगह पे सिचुएटेड था। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सेंटर था जहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलते थे, है ना, स्टोन से, शेल और मेटल से बने हुए। Pieces of stone, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found in the building. और क्या क्या चीजें मिलती थी यहाँ पे, जैसे पत्थरों के ऐसे पीसेस मिल गए, टुकड़े मिल गए, है ना, या हाफ ऐसे बनी हुई, थोड़ी आधी बनी हुई बीड्स मिल गई, है ना, या टूल्स मिल गए जो बीड्स मेकिंग के लिए यूज होते हैं, और फिनिश्ड बीड्स हो गई, हैव ऑल बीन फाउंड इन द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग में मिलती है। दिस बिल्डिंग वॉज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। ये बिल्डिंग्स क्या है, प्रोबेबली क्या बोलेंगे, दिस बिल्डिंग वॉज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। बीड्स बनाने के लिए एक तरीके से किस काम आती, वर्कशॉप जैसी, मतलब यहाँ पे बनता था बिल्डिंग में, जैसे वर्कशॉप होती है ना, कार वगैरह की वर्कशॉप, तो यहाँ जगह पे बीड्स वगैरह बनाते थे, काम आती थी। क्लियर। तो हमें क्या बताया जा रहा है, प्रोडक्शन सेंटर कैसे कह सकते, तो ये कुछ रीजन है कि सबसे पहले ये ऐसे जगहों के पास था जहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिल जाते थे, कच्चा माल आराम से मिल जाता था। अब कच्चा माल मिल गया तो उन माल से हमने क्या कर लिया, फिनिश प्रोडक्ट्स बना लिए, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट्स बना लिए। जैसे क्या मिल जाते थे, ऐसे कीमती पत्थर मिल गए कुछ कुछ जो आराम से अवेलेबल थे। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट सेंटर था, ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए जो पत्थर वगैरह से बन रहे, शेल या मेटल से बन रहे। फिर क्या मिल जाते थे, पत्थर के पीसेस मिल जाते थे, या हाफ ऐसे बनी हुई बीड्स मिल जाती थी, है ना। टूल्स भी मिलते थे बीड बनाने के लिए, बीड बनाने के लिए टूल्स भी मिलते थे, और इवन फिनिश बीड्स भी मिलती थी। या तो बीड्स बनाओ, टूल्स मिल गए, इससे बीड्स बना लो, या बनी हुई बनाई बीड्स भी मिल जाती थी। ठीक है।
Tools for bead making and finished beads have all been found in a building. This building was probably a workshop for making beads. अब एक बिल्डिंग में जो बताया जाता है वहां पे फिनिश बीड्स भी मिली और बनी बीड्स बनाने के टूल्स भी मिले। तो इससे हम ये मान सकते हैं, कह सकते हैं कि बिल्डिंग क्या थी, प्रोबेबली एक तरीके की वर्कशॉप थी बीड्स बनाने के लिए, है ना। ये बिल्डिंग क्या थी, बीड्स बनाने के लिए एक वर्कशॉप मानी जाती। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो ये सब हम कह सकते हैं लोथल के बारे में कि प्रोडक्शन सेंटर था इंपॉर्टेंट। चलो, डिस्कस द रोल ऑफ रॉ मटेरियल्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग देयर सोर्सेज एंड यूजेस। आपको किसका रोल बताना है, रॉ मटेरियल का यूज बताना है। देखो, अगर कोई भी सामान हमें बनाना है, चाहे आज के टाइम पे भी हो या आने वाले टाइम की बात करें या बीते हुए टाइम की बात करें, तो रॉ मटेरियल होंगे तभी तो जाके हम सामान बनाएंगे। तो हमें बताना है कि हड़प्पन सिटीज के टाइम पे, सिविलाइजेशन के टाइम पे रॉ मटेरियल्स का रोल, यूज आपको बताना है ना, इंक्लूडिंग देयर सोर्सेज एंड यूजेस। इवन उनके सोर्सेज और यूजेस भी आपको क्या करने हैं, बताने कि कहाँ से मिला और क्या उनका यूज है। तो कुछ एक आध दो बता सकते हो एग्जाम्पल, कोशिश करो, कुछ एक आध दो एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहे हो ऐसे, कुछ भी सोर्सेस थोड़ा सा। चलो, The Harappans relied on both locally available and imported raw materials for their craftsmanship. देखो, लोकली जो सामान अवेलेबल हो रहा है, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करते थे, और या तो ये दूसरे बाहर से इंपोर्ट करते थे, उस पर भी डिपेंड करते थे। ठीक है, द हड़प्पन्स रिलाइड ऑन बोथ लोकली अवेलेबल एंड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स, दोनों ही, चाहे लोकली जो मिल रहे हैं उन पे या जो इम्पोर्ट करेंगे उनसे, दोनों पर ये डिपेंड करते थे अपने क्राफ्टमैनशिप के लिए। कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स वर सोर्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स। क्या क्या मिलता था बहुत से एरिया से, क्या क्या मिल जाता था, जैसे टिन मिल गया, है ना, गोल्ड मिल गया, कॉपर मिल गया, सिल्वर मिल गया, या ऐसे प्रेशियस स्टोन्स मिल गए जो किसका सोर्स था, बहुत सारे रीजन्स में, है ना, सामान बनाने का सोर्स था। These materials were used to create tools. अब ये मटेरियल्स यूज क्या हो रहे हैं, कुछ सामान बनाने के लिए हो रहे होंगे ना, तभी तो हम बोल रहे हैं कि कहाँ से मिल रहे हैं रॉ मटेरियल। तो इतने सारे जब रॉ मटेरियल मिल रहे हैं तो उनसे सामान ही बनेगा। तो क्या सामान बनता था, टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, वेसल्स बनाते थे, है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द एडवांस मेटलर्जिकल स्किल्स ऑफ द हड़प्पन्स। अब अगर वो इन चीज़ों से ये चीज़ें बना रहे हैं, यानी उनको अच्छा खासा नॉलेज होगा किसका, मेटल्स का, मेटलर्जिकल स्किल्स उन्हें होंगी। ठीक है, दीज मटेरियल्स वर यूज टू क्रिएट, और ये जो मटेरियल्स हम कह रहे हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यानी इन मेटल से सामान बनाना, तो उनको मेटलर्जिकल नॉलेज होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द ट्रेड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू देयर इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स, है ना। जिस तरीके से ट्रेड वगैरह करते थे, ट्रेड भी करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता था, है ना, विद इन द जगह पे कर रहे हैं या दूसरी जगह पे जाके कर रहे हैं, तो प्रॉपर इनका ट्रेड भी चलता था। ठीक है, ट्रेड यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू देयर इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स। ये क्या दिखाती है, इनकी प्रोवाइड करती है इनके जो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स की, कि कैसे इन्होंने इकोनॉमिकली ग्रो हुए और टेक्नोलॉजी का इनको नॉलेज था। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहे हैं और क्या उनसे बन रहा है। तो रॉ मटेरियल्स जो थे लोकली भी अवेलेबल थे या बाहर से इंपोर्ट भी करते थे ये लोग। ठीक है, जैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कॉपर मिल रहा है, टिन मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, सिल्वर मिल रहा है, प्रेशियस स्टोन्स मिल रहे हैं, है ना, बहुत से एरिया से ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। और दीज मटेरियल्स वर यूज टू क्रिएट टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। और ये मटेरियल किन चीज़ को यूज़ होते थे, क्या बनाने के लिए यूज़ होते थे, टूल्स बनाने के लिए यूज़ होते थे। टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, वेसल्स हो गए, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द एडवांस मेटलर्जिकल स्किल्स ऑफ द हड़प्पन्स। जो क्या दिखा रही है, एडवांस मेटलर्जिकल स्किल्स दिखा रही है हड़प्पन्स की। ठीक है, कि जब इन चीज़ों से वो ये चीज़ें क्रिएट करके बना रहे हैं, इन रॉ मटेरियल से नई नई चीज़ें क्रिएट करके बना रहे हैं, तो उनको अच्छा खासा नॉलेज होगा। साथ में अगर हम बात करें ट्रेड की, क्योंकि व्यापार भी खूब करते थे, तो अंडरस्टैंडिंग जो थी इनको ट्रेड की और रॉ मटेरियल जो इनको आता था यूज़ करना, कैसे उनसे सामान बनाना है, तो एक तरीके से हमें इनसे ये समझ में आता है, ये आइडिया मिलता है कि इन लोग इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया था। ठीक है, चलो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 17, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर एंड द रिचुअल्स ऑफर्ड इन द ग्रेट बाथ। हमें क्या करना है, हमें आर्किटेक्चर और जो भी रिचुअल्स है ना, कहाँ पे ग्रेट बाथ में होते थे, उनको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। बताइए, ग्रेट बाथ बड़ा ही फेमस, क्या बता सकते हैं उसके बारे में, एनी आइडिया, क्या बताएंगे आप ग्रेट बाथ के बारे में।
ग्रेट बाथ, है ना, बड़ा सा टैंक जिसका बनाने का तरीका हमने देखा था, खूब सारी ईंट्स वगैरह ब्रिक्स का यूज़ करा जाता है, उसको वाटर रेजिस्टेंट बनाया गया, है ना, उसकी प्रॉपर कोटिंग वगैरह की गई। चलो देखते हैं। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। कुछ कुछ सिटीज में स्पेशल टाइप की बिल्डिंग्स भी बनाई गई। कहाँ पे? सिटाडेल में। कहाँ पे? सिटाडेल। सिटाडेल मैंने अभी आपको बताया था ये क्या है, कैसा रहता है। वेस्ट साइड था, हायर पे था, लेकिन स्मॉलर था, ठीक है। इन मोहनजोदड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट, है ना। और ये ग्रेट बाथ कहाँ पे देखा गया? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में देखा गया, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया? ग्रेट बाथ, क्योंकि अच्छा बड़ा टैंक। हमने जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो बुक में आपकी इमेज दी हुई है, अच्छा बड़ा सा टैंक, काफी बड़ा। यूजुअली हम टैंक इतना देखते था, ये बहुत ही बड़ा, ठीक है। तो इसको क्या माना, उन्होंने क्या नाम दे दिया? ग्रेट बाथ नाम दे दिया। This was lined with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. ये किससे बना हुआ था? खूब सारी ईंट से बना हुआ था, है ना, खूब सारी ईंट से कवर्ड था, है ना, प्लास्टर के साथ कोटेड था, और कैसा था? वाटर टाइट था। जो पूरी मतलब क्या कर रखा था? जो तार है उससे इसको कवर करके रखा होता। जैसे फॉर एग्जांपल ईंटें वगैरह बिछाई, प्लास्टर किया और टार लगा दिया, नेचुरल टार, ताकि पानी इधर का उधर ना जा सके, ठीक है, वाटर टाइट कर दिया। There were steps leading down to it from two sides, while there were rooms on all sides. अब यहाँ पे क्या उन्होंने सीढ़ी जैसी, स्टेप्स जैसी बना रखी थी, है ना, नीचे को ऐसे जा रही थी, दोनों ही साइड से सीढ़ियाँ बना रखी थी। जैसे स्विमिंग पूल में जाते हो तो स्विमिंग पूल में ऐसी बनी रहती ना स्टेयर्स, सीढ़ियाँ बनी रहती नीचे उतरने के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे टैंक है तो वहाँ पे उन्होंने सीढ़ियाँ बना रखी थी दोनों ही साइड से। और क्या बने थे? हर तरफ, हर साइड रूम्स बने हुए थे, कमरे बना रखे थे। Water was probably brought in from a well and drained out after use. यहाँ पे माना जाता था कि पानी जो, अगर ग्रेट बाथ का हम कह रहे हैं, टैंक बना हुआ है, वो भी वाटर रेजिस्टेंट, तो पानी डाला जाता होगा। तो पानी कहाँ से लाया जाता था? पानी कुएं से मतलब मंगाया जाता था, कुएं से लेकर आते थे और इसको भरते थे। और क्या करा जाता था? ऐसा भी बना रखा था कि पानी जो भर गया अब उसको बहाना भी है तो ड्रेन भी कर देते थे। Perhaps important people took a dip in this tank ओपी स्पेशल ओकेजन, ऑन एक स्पेशल ओकेजन। अब क्या बोला जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लोग हैं वो यहाँ पे भाई गोता वगैरह लगाते थे। जैसे होता है ना कि स्पेशल जो ऐसी रिलीजियस हम बोलते हैं रिवर्स होती, तो लोग आते हैं डुबकी लगाने, स्नान करने, तो समथिंग इसी टाइप का माना जाता है कि इंपॉर्टेंट लोग ही बस यहाँ पे जो है डुबकी लगा सकते थे, बात करते थे, कर सकते थे, वो भी स्पेशल ओकेजन्स पर। कब? वो भी स्पेशल ओकेजन्स पर, ठीक है। ऑन, ठीक है, ये क्या है? ऑन। क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? हम क्या बात करें? ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ कहाँ है? मोहनजोदड़ो में, है ना। कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में। ये कहाँ बना है? सिटाडेल। तो कुछ इस टाइप के हमें देखने को मिले थे जब यहाँ पे, तो ये देखा गया कि ईंटों से इसको लेयर ऐसे बना रखा है, प्लास्टर कर रखा है, और इस पर क्या रखा है? नेचुरल टार की लेयर बना रखी है, ठीक है, नेचुरल टार की लेयर बना रखी है। और क्यों बना रखी है इसी लेयर? वाटर टाइट बना रखी, ठीक है। स्टेप्स बना रखी, जैसे स्विमिंग पूल में स्टेप्स बनी होती हैं, दोनों साइड से स्टेप्स बना रखी, सीढ़ियाँ, और क्या कर रखा है? चारों तरफ ऐसे रूम बना रखे, ठीक है। वाटर ये माना जाता है कि कुएं से लाया जाता होगा, प्रोबेबली जो पानी है वो कुएं से लाया जाता होगा क्योंकि टैंक है, और उसको फिर बहा भी दिया जाता होगा, जैसे गंदा हो जाता होगा जब दूसरा पानी लाना हो तो उसको बहा दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि स्पेशल लोग ही, खास लोग ही इस पे जो है स्नान करते थे, वो भी स्पेशल अवसर पर, ओकेजन्स पर, ठीक है। चलो, What were the important crafts of the हरप्पन पीपल? हरप्पन पीपल के कौन से इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स हैं? क्या थे बताइए? क्राफ्ट्समैन थे, बहुत सारी क्राफ्टिंग वगैरह बहुत सी चीजें लोग करते थे, तो क्या इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स थे? एनी आइडिया? देखिए, चलो। In the Harappan cities, some men and women made all kinds of things either in their own homes or in special workshops known as craft person. हरप्पन सिटीज़ की हम बात करें तो मैन और वुमेन क्या करते थे? हर टाइप की, ऑल काइंड्स की जो चीज़ें हैं बनाते थे, चाहे वो अपने घरों में बनाए या अपने वर्कशॉप या स्पेशल वर्कशॉप जो थी उसमें बनाते थे, है ना। तो ऐसी टाइप की चीज़ें जो हैं सामान बना रहे हैं, या तो घरों में बैठ के बनाते थे या तो वर्कशॉप्स ही वहां पे बनाते थे। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। कॉपर एंड ब्रोंज का यूज किस लिए किया जाता था? कॉपर एंड ब्रोंज का यूज किया जाता था टूल्स बनाने के लिए, है ना, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और वेसल्स बनाने के लिए, ठीक है।
गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। अब कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज ये सारी चीजें बनाने के लिए हो रहा है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज का यूज अगर मैं यहां पे लिख दूं, क्या क्या चीजें बन रही है? इतनी सारी चीजें बन रही है, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स भी थे, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स, ठीक है, ये कॉपर और ब्रॉन्ज से बन रही है। और यहाँ पे किसका जिक्र था, किसके बारे में बताया जा रहा था? गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर से क्या बनाया जा रहा है? ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए काम आ रहे हैं। ये किस काम आ रहे? ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के, ठीक है, क्लियर हुआ? दी हरप्पन्स मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। सील्स किससे बनाते थे? पत्थरों से सील बनाते थे। दीज सील्स वर जनरली रेक्टेंगुलर इन शेप एंड हैड एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। ये जो सील्स थी यूजुअली रेक्टेंगुलर शेप की रहती थी, जैसे अभी मैंने बना के बताई थी, इस टाइप की सील मिल जाएगी, है ना? हमारी बुक में इमेज भी दी है, जैसे कोई जानवर बना है, ऐसे जानवर बना है कोई, और ऊपर कुछ ऐसे लिखा हुआ, इस तरीके से सील रहती थी, ठीक है। द हरप्पन्स मेड सील्स out of stone. These seals were generally rectangular in shape and had an animal carved on them. The Harappans made beads, weights and blades. क्या क्या और बनाते थे इन्होंने? बीड्स भी बनाई, वेट्स भी बनाते थे, है ना, वजन वाले पत्थर, और ब्लेड्स भी बनाते थे। मोस्ट ऑफ द बीड्स वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। ज्यादा करके जो बीड्स बनी हुई थी वो किनसे बनी हुई थी? कार्नेलियन से। ज्यादा करके जो बीड्स किससे बनी हुई थी? कार्नेलियन, जो कि क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत लाल पत्थर है, रेड स्टोन है। दे ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। उन्होंने पॉट्स भी बनाए थे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन के, ना, से पॉट्स बनाए होंगे अच्छे अच्छे ब्लैक ब्लैक काली काली डिजाइन के बने होंगे पॉट्स। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आया समझ में? हमसे क्या पूछा था, क्या क्राफ्ट वाली चीज़ें थी, तो इतनी सारी चीज़ें वो लोग बनाते थे, है ना। ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, वेसल्स बना रहे हैं, है ना, और जो हम बीड्स बना रहे हैं, वेपन्स बना रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं, पॉट्स बना रहे हैं। क्लियर हुआ? चलो 19. What could be the probable reason as suggested by the archaeologists for the end of हड़प्पा? क्या एक हम कह सकते प्रोबेबल रीजन, क्योंकि एग्जैक्ट हम नहीं कहेंगे कि हाँ यही रीजन था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल रीजन आपको बताने हैं कि क्या थे जो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताए, है ना, कि हड़प्पा का एंड होने का रीजन यही है कि हड़प्पा जो अंत हुआ, एंड हुई, जो सिटीज खत्म हुई, तो उसके पीछे का मोस्ट प्रोबेबली यही रीजन है, वो हमें बताना है। रीजन फॉर द फॉल ऑफ द हड़प्पन सिटीज वर, क्या क्या रीजंस हम कह सकते हैं? टिल डेट नो कॉन्क्रीट रीजंस हैज बीन फाउंड। अगर हम देखें तो ऐसा कुछ एग्जैक्ट, ऐसा कॉन्क्रीट ठोस बिल्कुल कि हाँ यही रीजन है, ऐसा कुछ अभी मिला नहीं है। बट सम ऑफ द स्कॉलर्स फॉर सजेस्टेड दैट द रिवर्स ड्राइड अप। लेकिन हम बात करें कुछ जो है स्कॉलर्स की, कुछ स्कॉलर्स की हम बात करें तो उन्होंने क्या सजेस्ट करा है? उन्होंने बताया कि हो सकता है नदियां सूख गई होंगी, while other scholars have suggested that there was deforestation because large quantity of fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. अब कुछ स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि नदियाँ सूख गई होगी, सही बात है, जब पानी नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे? शहर छोड़ छोड़ के जाएंगे, ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पानी मिलेगा, तो धीरे धीरे करके लोगों ने सिटी छोड़ दी होगी, ऐसा रीज़न हुआ होगा। कुछ स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि पेड़ बहुत कम पड़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, पेड़ों की कटाई बहुत होने लग गई होगी, है ना, या पेड़ खत्म हो गए होंगे। और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि खूब सारा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो लोग इस ब्रिक्स को बेक करने के लिए, पकाने के लिए, ईंटों को पकाने के लिए, और जो है कॉपर को स्मेल्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, गलाते हैं मेटल्स को भी, ऐसा लिक्विड इससे गलाया जाता है ताकि फिर उसको दूसरे आकार में बनाया जा सके। तो जब ये सब चीज़ कर रहे हैं, फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई डिफॉरेस्टेशन हो गया, आग वगैरह लग गई होगी।
गोट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स। ऐसा माना जा रहा है कि भाई जानवर वगैरह खूब जो है जैसे चरते होंगे, अब घास वगैरह होगी, पेड़ होंगे, तो लोग चर चर के इन्होंने खत्म कर दिया होगा। खूब सारे जानवर भी पालते थे, तो इसीलिए भी हो सकता है ग्रीनरी जो है, हम कह सकते हैं ग्रासलैंड्स वगैरह खत्म हो गए होंगे, और कहीं कहीं एरिया में अब बाढ़ आ गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये प्रोबेबल रीजंस जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने दिए हैं कि नदियाँ सूख गई होगी, या डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, या जो है घास के मैदान वगैरह बकरियों ने, जानवरों ने खा के खत्म कर दिए होंगे, या फ्लड वगैरह आ गया होगा। ठीक है, चलो। But none of these reasons can explain the end of all the cities, since the flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. लेकिन ये जो reasons दिए हुए हैं, ये सारे reasons जो हम देख रहे हैं, but none of these reasons can explain the end of all the cities, since the flooding or the river drying up would have had an effect in only some areas. लेकिन जिस तरीके से रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सारे ही शहर, सारी ही सिटी इसके कारण खत्म हुई। यही रीजन है कि इसीलिए सारी सिटीज का एंड हुआ, क्योंकि अगर नदियां सूखी हैं या बाढ़ आई हैं, तो कुछ कुछ एरियाज में ही हुआ होगा ना, कुछ कुछ रीजन्स में हुआ होगा। हम ऐसा थोड़ी कहेंगे कि सब जगह हो गया है। तो पर यहाँ पे हम रीजन कह रहे हैं कि सारे ही खत्म हो गया, तो नहीं, हम इसको एग्जैक्टली नहीं ले सकते। सम साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान वर अबैंडन्ड व्हाइल मेनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड द साउथ। इट सीम्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल ओवर देयर सब्जेक्ट्स। अब और भी रीजंस क्या माना जा रहा है कि भाई कुछ कुछ साइट्स में, जैसे सिंध और वेस्ट पंजाब की हम बात करें जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, तो लोगों ने छोड़ दिया होगा उसको, उस एरिया को खाली कर करके दूसरी जगह चले गए होंगे, दूसरी नई जगह चले गए होंगे। छोटे छोटे जो है सेटलमेंट्स जो है ईस्ट में, साउथ में, ऐसे मतलब वहाँ आ गए होंगे वो लोग। और कुछ ये माना जाता है कि जो रूलर्स हैं, है ना, जो होंगे चीफ नेता वगैरह, उनका कंट्रोल चला गया होगा अपने सब्जेक्ट्स में, अपने लोगों पे। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है शहर खत्म हो गए होंगे, लोग चले गए होंगे छोड़ छोड़ के। तो ये कुछ रीजंस जो है आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि इसलिए हड़प्पा का एंड हुआ होगा। ठीक है, चलो। कंपेयर एंड कंट्रास्ट धोलावीरा एंड लोथल एज टू सिग्निफिकेंट हड़प्पन सिटी साइट्स। आपको क्या करना है, कंपेयर भी करना है और कॉन्ट्रास्ट भी करना है धोलावीरा को और लोथल को, है ना। धोलावीरा और लोथल को आपको कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है। कंपेयर मतलब सिमिलैरिटीज बतानी है, कंपेयर करके बताना है, और कॉन्ट्रास्ट क्या क्या अलग है दोनों में। चलो। धोलावीरा एंड लोथल वर बोथ इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स बट दे हैड डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, चाहे हम बात करें धोलावीरा की, चाहे हम बात करें लोथल की, तो ऑब्वियसली दोनों ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट साइट्स हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन उनके अपने अपने खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम बोलेंगे कि अरे वो एक्टर भी बहुत टैलेंटेड है, वो एक्टर भी बहुत टैलेंटेड है, जैसे हम बोलते हैं अमिताभ बच्चन बहुत टैलेंटेड है, शाहरुख खान बहुत टैलेंटेड है, लेकिन दोनों का अपना डिस्टिंक्ट स्टाइल है ना। दोनों का एक्टिंग करने का, बोलने का, बात करने का, डांस करने का अपना अपना स्टाइल है ना। वो अपनी चीज़ के लिए खास है, वो अपने स्टाइल के लिए खास है। ठीक है। Dholavira was located in the run of Kutch with fresh water, fertile soil and massive stone walls. अगर हम बात करें धोलावीरा की, तो ये कहाँ लोकेटेड है, रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है विथ फ्रेश वाटर। यहाँ पे क्या है, खूब अच्छा फ्रेश पानी मिलता है, फर्टाइल सॉइल मिलती है, और अच्छे बड़े स्टोन वॉल्स भी हैं, बड़ी बड़ी दीवारें भी बनी हुई हैं इस पत्थरों की। It had a large open area for public ceremonies and unique stone carvings. यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि खूब बड़ा ओपन एरिया है जहाँ पे माना जाता है कि पब्लिक सेरेमनीज होती होगी, है ना, और प्रॉपर स्टोन, जो बहुत ही खास तरीके की स्टोन से ऐसे कार्विंग भी कर रखी है। In contrast, Lothal was situated besides a tributary of the Sabarmati near the Gulf of Khambat and was known for easy access to raw materials. It had a storehouse for seals and workshop for making beads. अभी हमने पढ़ा था ना beads के बारे में कि वर्कशॉप्स यहाँ पे है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके कॉन्ट्रास्ट में लोथल की, तो अभी तो हमने किसका देख लिया, धोलावीरा का। लोथल में क्या माना जाता है कि कहाँ सिचुएटेड है, साबरमती, है ना, ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती। साबरमती जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी के पास, नियर द गुल्फ ऑफ खंबात, खंबात के खाड़ी, गुल्फ के पास, एंड वॉज नोन फॉर ईजी एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स। और इसकी खास बात क्या है कि यहाँ के थ्रू, इसके पास से या इसको ईजिली जो है रॉ मटेरियल मिल जाता है, एक्सेस कर पाते, ईजिली रॉ मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल होता है। इट हैड अ स्टोर हाउसेस फॉर सील्स एंड अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। इसके पास यहाँ भी देखने को मिला, यहाँ पे लोथल की हम बात करें तो स्टोर हाउसेस भी हैं, है ना, किसके, सील्स के, जहाँ पे सील स्टोर की जाती होगी, और वर्कशॉप भी है बीड्स वगैरह बनाने की।
Comparing and contrasting these two sites highlights regional differences with the हरप्पन civilization. अगर हम कंपेयर करें और कॉन्ट्रास्ट करें इन दो साइट्स को तो वो क्या हाईलाइट करती है? रीजनल डिफरेंस विद इन द हरप्पन सिविलाइजेशन. मतलब इनके अपने अपने एरिया वाइज डिफरेंसेस है. भले हम कह सकते हैं कि इसका ये स्टाइल है, इसका स्टाइल है, लेकिन रीजनल वाइज, क्योंकि रीजन अलग है, क्षेत्र अलग अलग है, तो उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं, है ना. जैसे हम बोलेंगे बंगाल रीजन के लोग थोड़े से अलग होंगे, उनका तरीका थोड़ा सा अलग होगा चीज़ों का, है ना. साउथ के लोग वो अलग होंगे, उनका तरीका थोड़ा सा अलग होगा खाने पीने का. बहुत से चेंजेस, बदलाव, या हम कहते हैं डिफरेंसेस, सॉरी, देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, चलो. एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशंस अचीवमेंट इन क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी. हमें क्या बताना है? हमें एनालाइज करना है किसका? जो सिग्निफिकेंस है हरप्पन सिविलाइजेशन का, अचीवमेंट बताना है कि क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी में इनका क्या अचीवमेंट रहा है. क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी में इनका अचीवमेंट बताना है कि क्या क्या इन्होंने अचीव किया है, कितना अच्छा इन्होंने, इनके ज़माने में क्या चीज़ें हुई हैं अच्छी. चलो. The Harappan civilization exhibited remarkable craftsmen. The Harappan civilization exhibited remarkable craftsmanship and technological advancement. भाई देखो, अगर हम बात करें हरप्पा सिविलाइजेशन की तो वाकई में बहुत ही उठे ये लोग, मतलब बहुत ही पीक पर थे अपने टाइम पे, क्योंकि एक तरीके से एडवांसमेंट था, है ना. ये लोग कल्चर्ड बने थे, थोड़ा सा मॉडर्न बने थे, क्योंकि बिल्कुल शहरीकरण हुआ था ना, शहर वगैरह बनने लगे थे, सिटीज़ बनी थी, और काफ़ी नॉलेजेबल थे, बहुत ही एडवांस टेक्निक्स का ये लोग यूज़ करते थे. तो क्राफ्टमैनशिप की बात करें या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो बहुत अच्छा था. They produce items made of stone, shell and metal including tools, ornaments and seals. ये क्या प्रोड्यूस करते थे? ऐसे आइटम्स जो स्टोन से बने हो, शेल से बने हो, मेटल्स से बने हो, जैसे टूल्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, सील्स. देयर यूज ऑफ कॉपर, ब्रोंज एंड प्रेशियस मेटल्स शो केस मेटलर्जिकल एक्सपर्टीज. अब जिस तरीके से मेटल्स का यूज करके दूसरे दूसरे सामान बना रहे हैं, यानी इनको मेटलर्जिकल एक्सपर्टीज थी, है ना. जब क्या करा जाता है, मेटल को ट्रांसफॉर्म करा जाता है, स्मेल्ट करके, हाई हीट करके, इसको पिघला के दूसरा ऑब्जेक्ट दिया जाता है. तो मतलब इतना नॉलेज है कि ऐसा कर रहे हैं कि इसको यूज करके हम दूसरी दूसरी चीज बनाएं, तो यानी उनको पता होगा. Spindle holes and terracotta objects demonstrate textile production skills. अब टेराकोटा देखने को मिलता है, स्पिंडल होल्स देखने को मिलते हैं, जिसको तलकी सुतली बोलते हैं ना, जो बुनाई के लिए काम आता है ना. तो इससे समझ में आता है कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन स्किल्स भी थी इनको, कपड़े वगैरह भी मिले थे. The presence of specialists, both men and women, highlights a division of labor. जो presence देखने को मिलती है स्पेशलिस्ट, है ना, जो अपनी फील्ड में हम कह सकते हैं प्रो होते हैं, both men और women, क्या दिखाता है? लेबर का डिवीजन. Analyzing these achievements shed lights on the sophistication of the Harappan society and its contribution to the ancient craftsmanship and technology. जिस तरीके से इन्होंने नई नई चीज़ें करी अपने टाइम पे, इनके जो कंट्रीब्यूशन रहा है ना, इतना एडवांसमेंट रहा है, ये क्या दिखाता है हमें? ये दिखाता है कि कैसे जो हरप्पन सोसाइटी है ना, उनका जो काम रहा है कितना बढ़िया रहा है, और साथ में इन्होंने एंशियंट क्राफ्ट्समैनशिप और टेक्नोलॉजी को लेकर कितना इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. ठीक है, आज भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी जो हमें उनके से मिली होगी, जो हमने उन लोगों से देख के सीखी होगी, धीरे धीरे इवॉल्व हुई होगी. तो इतना ज़्यादा एडवांसमेंट, चीज़ों का यूज़ करना, मेटल्स का यूज़ करना आना, है ना, स्टोन से बनाना चीज़ें करना, तो बहुत अच्छी बात है. आप वाटर सिस्टम को मैनेज कर रहे हो, आप टाउन प्लानिंग कर रहे हो, है ना, आप जो है ड्रेनेज सिस्टम को सब कुछ करना मैनेज, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी एडवांस रहे होंगे, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी बहुत अच्छा होगा. ठीक है, आगे बढ़े, कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है. चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 22. राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट फूड फॉर पीपल इन द सिटीज. है ना, हमारा टॉपिक था फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, उसी पर हमको शॉर्ट नोट लिखना है कि ये किस बारे में बात की जा रही है. ठीक है, चलो. पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स, reared animals. These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes and rulers in cities. The Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, सेसमे, लिनसीड एंड मस्टर्ड. अब देखो, शहरों में तो जो काम कर रहे हैं वो फसल उगाने का तो काम कर नहीं रहे, वो बाकी चीज़ें कर रहे हैं, है ना, अदर काम में, ऑक्यूपेशंस में वो लोग बिजी हैं. लेकिन जो गांव के लोग हैं वो लोग क्या करते थे? वो लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, है ना. तो कंट्री साइड मतलब किसकी बात हो रही है? गाँव की. कंट्री साइड मतलब गाँव.
पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। वो क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और जानवरों को पालते थे, यही रहता था। हमने अभी हम सिटीज का दिख रहे थे, तो कहीं भी सिटीज में हमने देखा कि क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, जानवरों को पाल रहे हैं। हम वहां पे बस सामान बन रहा है, ये बन रहा है, ये ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं, टूल्स बन रहे हैं, जब से हमने यही देखा, हमने ये सारे क्रॉप्स और एनिमल्स का डिस्कशन नहीं देखा। These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes and rulers in the cities। अब ये लोग जो है, इनकी खाना तो खाना है, अनाज तो चाहिए, तो अनाज कहाँ से आता था, ये जो लोग गांव के लोग उगाते थे, ठीक है। तो ये जो फार्मर्स या हर्डर्स हैं, क्या सप्लाई करते थे, फूड सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब्स को और रूलर्स को इन द सिटीज। हरप्पन्स ग्रू व्हीट। अब क्या क्या ग्रू करते थे, क्या क्या उगाते थे लोग, व्हीट उगाते थे, बार्ले उगाते थे, पल्सेस, पीस, राइस, सेसम, लिनसीड और मस्टर्ड वगैरह उगाने का काम करते थे। A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil। अब किस चीज का यूज किया जाता है, एक नया जो टूल था जिसको क्या कहा जाता है, फ्लॉग, है ना। ऐसे खोदने के लिए फ्लॉग का यूज करा था इन्होंने, है ना, सॉइल को वो करने के लिए और सीड्स को प्लांट करने के लिए। अब अगर टूल है, ऐसा बोलते ना, ये देखो, ये अभी समझ में आएगा आपको। ऐसे हल टाइप का, ऐसे जोतने के लिए, तो उसको क्या करते थे, ज़मीन को खोदते थे, उसमें जो है बीज डालते थे, फिर बीजों को ऐसे ज़मीन से कवर करते थे, फिर फसल लगती थी, उस प्लांट्स लगते थे, फसल ग्रो होती थी। While real plough, which were probably made of wood, have not survived, toy models have been found. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वैसे तो जो रियल प्लाउग है, ऐसा माना जाता है कि वो किससे बने होते थे, लकड़ी से बने होते थे, वुड से बने होते थे। वो अभी है नहीं, मिलते नहीं, लेकिन उनके जो टॉय मॉडल्स है वो देखने को मिले, तो उससे समझ में आता है कि भाई उसका यूज़ किया जाता था। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, क्योंकि ये जो एरिया है, हरप्पन सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या था, हैवी रेनफॉल नहीं होती थी इतनी, तो किसका यूज़ करते थे लोग, इरिगेशन का यूज़ करते थे, सिंचाई का यूज़ करते थे। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाई टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। इसका मतलब ये है कि पानी को संभाल के रखा जाता होगा, स्टोर करके रखा जाता होगा, और जैसे हम बोलते हैं ना कि पानी को बचा के रखो, फिर जब सिंचाई करेंगे, पानी डालेंगे, तो फील्ड्स में पानी पहुँचाने का काम होता होगा वही स्टोर्ड वाटर से। क्योंकि कहा कह रहे हैं ना कि बारिश इतनी होती नहीं थी, रेनफॉल इतनी होती नहीं थी, और खेतों में तो पानी चाहिए, तभी तो फसल उगेगी, और वही फसल फिर वो अनाज वो बाहर ले देंगे शहरों के लोगों को। तो वो लोग क्या करते थे, स्टोर्ड वाटर से को फील्ड में ऐसे भेजा करते थे, पाइप वगैरह, पाइप तो खैर था नहीं, सॉरी पाइप बोल रही हूँ, है ना, ऐसे ला के ऐसे डाल रहे हैं, तो उसका स्टोर्ड वाटर का यूज करते थे। क्लियर, पाइप से वो हमारा याद आ गया ना, अपना स्टाइल। द हरप्पन्स रियर्ड कैटल्स, शीप्स, गोट्स एंड बफेलो। हरप्पन्स क्या क्या पालते थे, कैटल, शीप, गोट और बफेलो। वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे पानी और पेस्चर्स वगैरह, ये सारा सेटलमेंट के आसपास ही उनके था। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ, लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट्स लाइक बेर। अगर हम बात करें, अगर जब गर्मी का सीजन आता था, ऐसे सूखा गर्मी का सीजन आता था, तो उस टाइम पे ये लोग क्या करते थे, उस टाइम पे ये लोग जो है खूब जानवरों के झुंड को लेके घास चराने वगैरह के लिए दूर दूर जगहों पे ले जाते थे, क्योंकि भाई जानवर को भी अपना पेट भरना है ना। दूर दूर की जगहों पे घास और पानी की तलाश में इनको लेके जाते थे। साथ में लोग फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, जैसे बेर वगैरह कलेक्ट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हमें जो फूड के से रिगार्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। चलो 23 क्वेश्चन नंबर, हाउ वर दी हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स इन हरप्पन, है ना। हरप्पास में हाउसेज हो गए, ड्रेन्स हो गए, किस तरीके के थे, है ना, क्योंकि इन्होंने ड्रेन के लिए भी बढ़िया सिस्टम कर रखा था, टाउन प्लानिंग बढ़िया करी रखी थी स्ट्रीट्स वगैरह के लिए। चलो, जनरली हाउसेज इन हरप्पन सिटीज वर ईदर 1 or 2 stories हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वॉल्स वेल्स टू सप्लाई वाटर। अक्सर जनरली ये माना जाता है कि जो घर थे, देखा गया हरप्पन सिटीज के, वो कैसे थे, किस टाइप के थे, 1 या 2 स्टोरी, 1 या 2 मंजिला मकान रहते थे, विद रूम्स बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड, और जो बीच में से कोर्टयार्ड, बीच का खाली जगह रहती ना, तो ऐसे खाली सा आंगन टाइप का, इस तरीके का, और उसके आसपास रूम्स बने हुए थे, ठीक है। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, और बहुत से घरों में तो सेपरेट बाथिंग एरिया भी देखने को मिलता है ना, नहाने के लिए एक सेपरेट एरिया उनका देखने को समझ में आता है कि भाई बना रखा था उन्होंने। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ कुछ घरों में जैसे कुएं भी बना रखे थे, कुएं से फिर पानी निकाला जाता ना, पानी की जरूरत पड़ती जब। Many of these cities had covered drains and carefully these were laid out in straight lines.
बहुत सी ये जो सिटीज़ है यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ऐसी ड्रेन्स मिलती है ना, जो कवर्ड रहती है, इस टाइप की ड्रेन्स मिलेगी, नालियाँ, वो भी कवर्ड, और वो भी कैसी बनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस पे बनी हुई। तो आप समझ सकते हो उस टाइम के हिसाब से इन्होंने इतना अच्छा चीज़ बनाई। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। और हर ड्रेन में, है ना, हर जो ये नदी, ड्रेन की हम बात करते हैं, नदी बोल रही, सॉरी नाली, कैसी थी, ऐसी जेंटल सी स्लोप्स थी, है ना, तो ताकि पानी जो है आराम से उसमें से बह के चले जाए। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस। कई बार अक्सर ये लोग क्या करते थे, जो ड्रेन्स थी उन घरों की, वो कनेक्ट कर दी जाती थी उन स्ट्रीट से, है ना, और स्मॉलर ड्रेन्स को क्या करा जाता, बिगर वंस में से उनसे कनेक्ट कर दिया जाता था। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. अक्सर क्या होता था, इन्होंने इंस्पेक्शंस भी बना रखे थे कि जैसे नाली वगैरह चौक हो जाए तो उसको सुधार लाना है, ताकि पानी ऐसे वो मतलब गंदगी ऐसे सड़कों पे स्ट्रीट्स पे ना जाए, है ना। तो होल्स उन्होंने प्रोवाइड करे हुए थे उनको साफ करने के लिए, कि कब कब जो है हम जा जाके जब ऐसा चौक हो या दिक्कत हो तो साफ कर लिया जाए, ठीक है। ऐसा माना जाता है, चाहे घरों की बात करें, ड्रेन्स की बात करें या स्ट्रीट्स की बात करें, है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली ये सेम टाइम पे ही बनाई गई होगी। क्लियर? चलो, केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया इससे पहले वाला? चलो, अब बारी है केस बेस्ड क्वेश्चन की। भैया आते हैं आपको। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इधर या तो नेचुरली मिल जाते हैं, जैसे वुड वगैरह, ओर्स हो गया, मेटल्स, ये नेचर से मिल रहे हैं, या फार्मर्स और हर्डर्स क्या करें, प्रोड्यूस कर रहे हैं। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। फिर उनका यूज़ किस लिए होता है, इनको प्रोसेस करके इनसे फाइनल गुड, फिनिश गुड बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल दैट में बी प्रोसेस टू मेक क्लोथ। जैसे कॉटन को प्रोड्यूस करा फार्मर ने, और वो क्या हुआ, कॉटन प्रोड्यूस करा, रॉ मटेरियल है, फिर उस रॉ मटेरियल से, कॉटन से क्या बन जाएगा, क्लोथ बन जाएगा, ठीक है। While some of the raw materials that the Harappan used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant lands. वैसे तो जो कुछ रॉ मटेरियल्स थे वो कैसे मिल जाते थे, हरप्पन जो यूज़ करते थे लोकल आसपास ही मिल जाते थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बहुत से आइटम्स थे जो बाहर से लाए गए थे, जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, इनको दूर दूर की जगहों से लाया जाता था। द हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। अगर हम बात करें कॉपर की, तो जो हरप्पन से कॉपर कहाँ से लाते थे, जो प्रेजेंट डे जिसको अब हम राजस्थान बोलते हैं वहाँ से, है ना, इवन ओमान से भी लाते थे, वेस्ट एशिया। Tin which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present day अफगानिस्तान एंड ईरान। टिन जो कॉपर के साथ मिक्स करते हैं और उसके बाद क्या बनता है, ब्रोंज बनता है ना, तो ये माना जाता है कि उसको जो है प्रेजेंट डे अफगानिस्तान ईरान वहाँ से लाया गया था। इसको ज़्यादा हम डीपली नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए केस बेस्ड क्वेश्चन है, हमें रीड करना है और आंसर उसके बाद आंसर करने, वो भी इसी से देख के, ठीक है। Gold could have come all the way from present day Karnataka and precious stones from present day Gujarat, Iran and Afghanistan. अगर हम बात करें गोल्ड्स की, तो गोल्ड्स कहाँ से मंगाए जाते थे, कर्नाटका से, है ना, साउथ से। प्रेशियस स्टोन्स, कीमती पत्थरों की बात करें तो प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन है, व्हाट आर रॉ मटेरियल्स एंड व्हाई आर दे एसेंशियल इन अर्ली सिविलाइजेशंस। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं और अर्ली सिविलाइजेशन में, है ना, क्यों ये इतने एसेंशियल होते हैं, बताइए। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं और क्यों ये अर्ली सिविलाइजेशन में यूजफुल होते हैं, देखें आंसर। अभी हमने पीछे पढ़ा, यहाँ से देखो, कुछ नहीं, आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि इसी को पढ़ के हमें इसके बाद आंसर करना है। बताओ, फटाफट से बता दीजिए। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस यूज नेचुरली और प्रोसेस टू क्रिएट फिनिश्ड गुड्स, है ना। रॉ मटेरियल्स क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम नेचुरली यूज करते हैं और जो क्या करते हैं, प्रोसेस होकर फिनिश गुड्स बनाते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉपर, टिन, गोल्ड एंड सिल्वर इन हरप्पन सिटीज। कॉपर, टिन, गोल्ड और सिल्वर की इंपॉर्टेंस बतानी है, तो हम यहाँ जब से पढ़ ही रहे हैं कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर के बारे में, जल्दी जल्दी बताइए, इनके बारे में जब से हम पढ़ ही रहे हैं ना, बताइए क्या होगा आंसर, कहाँ से मिलेगा आपको, बहुत सारा है। चलो, कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स वर वाइटल इन हरप्पन सोसाइटीज, है ना, क्या थे, वाइटल थे, इंपॉर्टेंट थे, है ना। चलो,
वेयर माइट दी हरप्पन्स हैव सोर्स दीज वैल्यूबल रॉ मटेरियल्स, ये जो हरप्पन्स हैं इनके पास ये सोर्स कहाँ से रहे होंगे इन मटेरियल्स के, कहाँ से आए होंगे। चलो, कॉपर में हैव कम फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड ओमान, जैसे कि हमने देखा, टिन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान एंड गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका, अभी पढ़ा ही था ना थोड़ी देर पहले, क्लियर। चलो, ये इजी रहते हैं, आपको पैसे उसी से मिल जाता है, कुछ ऐसा खास करना होता नहीं। चलो, 25 नंबर का केस बेस्ड क्वेश्चन है। अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. Writing seals and weights were no longer used. Raw materials brought from long distances become rare. In Mohenjo-daro we find that garbage piled up on the streets. The drainage system broke down and new less impressive houses were built even over the streets. अब लगभग 3900 सालों पहले क्या देखा गया, बहुत बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। ठीक है, लोगों ने बहुत सी सिटीज़ में तो रहना बंद कर दिया। ठीक है, सील्स लिखना, वेट्स वगैरह अब इनका यूज़ नहीं होता, ये नहीं देखने को मिलते। रॉ मटेरियल्स जो दूर दूर की जगहों से लाया जाता था पहले काम के लिए, अब वो भी कम हो गया। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकम रेयर। मोहनजोदड़ो में जो अभी भी गार्बेज जैसे पड़ा हुआ ऐसे स्ट्रीट्स में देखने को मिलने लग गया है ना, गंदगी, पहले साफ सफाई कितनी रहती थी। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, जो ड्रेनेज सिस्टम है प्रॉपर इनने जो करा था वो सब टूट टाट गया है, नाली वगैरह है ना। एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड, और जो घर कैसे नए नए टाइप के घर बन गए वो भी इतने खास अच्छे नहीं दिख रहे। ठीक है, इवन स्ट्रीट्स के ऊपर भी बनने लग गए। Why did all this happen? लेकिन ऐसा हुआ क्यों, जब सब कुछ इतना अच्छा था तो सब कुछ इतना बदल क्यों रहा था। We are not sure. Some scholars suggest that the rivers dried up. Others suggest that there was deforestation. हम श्योर नहीं इस चीज़ को लेके, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि नदियाँ सूख गई होगी या पेड़ वगैरह कम होने लग गए होंगे। This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि फ्यूल का यूज़ करा जाता है लकड़ी को, ईंट को बेक करने के लिए, है ना, या ओर्स को ऐसे स्मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए। Besides, grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. ऐसा भी हो सकता है जैसे ऐसे कैटल, गोट, शीप हो गए, इनके कारण जो उन्होंने खूब घास खाते हैं तो इनके कारण सब घास वगैरह ग्रीनरी कम हो गई होगी, है ना। जो ग्रास कवर है वो धीरे धीरे चर चर के इनने सब खत्म कर दिया होगा, कम कर दिया होगा। In some areas there were floods, but none of these reasons can explain the end of all the cities. Flooding or river drying up would have had an effect in only some areas. कुछ कुछ एरियाज में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन ये जो रीजन है ऐसा नहीं बताते कि सारा सब सिटी का एंड होने का रीजन यही है, क्योंकि बाढ़ आएगी तो कहीं आएगी ना, सब जगह इकट्ठा एक जैसी तो आएगी नहीं। ठीक है, तो ये हमने रीड करा। नाउ क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द मेजर चेंजेस दैट अकर्ड अराउंड 3900 ईयर्स अगो इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या मेजर चेंजेस जो हुए थे लगभग 3900 सालों पहले इंडस सिविलाइजेशन में, आपको बताना है। चलो, around 3900 years ago people stopped living in cities, abandoned writing and saw a decline in raw material usage. ये सारी चीज़ें देखी ना हमने, ये सब हमने बताया, देखा कि लोगों ने राइटिंग या सीलिंग वगैरह करना बंद कर दिया, वेट्स वगैरह नहीं है, रॉ मटेरियल्स भी अब लाए नहीं जाते, लोगों ने शहरों को छोड़ दिया, रहना छोड़ दिया। तो यही आंसर हम करेंगे। क्लियर? चलो, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट, मतलब अब हमारा एंड ही है वर्कशीट, ध्यान से देखना। देखो, क्वेश्चन आंसर इजी मैंने बताया ना आपको कि उसी में दिया रहता है, इतना कुछ दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो चलो देखते हैं ध्यान से। विच एनवायरमेंटल फैक्टर्स पॉसिबली कंट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन, है ना, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की हम बात कर रहे हैं कि कैसे डिक्लाइन हो गया था, तो कौन से पॉसिबल फैक्टर्स हैं एनवायरमेंट के जिसके कारण ऐसा हुआ। तो अगर हम आंसर देखें तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक रिवर ड्राइंग अप एंड डिफॉरेस्टेशन। अभी पीछे पढ़ा था ना कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर, यहीं पे पढ़ा था हमने कि रिवर ड्राई हो गई थी, नदियां सूख गई थी, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होने लग गया था। तो ये कुछ रीजन हम कह सकते हैं जिसके कारण जो सिविलाइजेशन है डिक्लाइन हुआ था। नाउ थर्ड, व्हाट आर सम इंडिकेटर्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज सीन इन मोहनजोदड़ो। कुछ इंडिकेशन हमें मिलते हैं, है ना, कुछ ऐसे हमें चीज़ें ऐसी पता चलती हैं या फील होता है या एक लगने लग जाता है कि अरे यार ये ऐसा होने वाला है, ये देखो इसके कारण ऐसा लगने लग गया कि ऐसा हो सकता है। तो क्या इंडिकेटर्स थे ऐसे डिक्लाइन ऑफ जो है मोहनजोदड़ो के, जो हमें देखने को मिलते हैं, हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, चलो अब यहां पे पढ़ो तो क्या क्या लिखा है हमने कि भाई बिगिनिंग ऑफ मेजर चेंज, पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी सिटीज, राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज, रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकम रेयर, इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स। क्या देखने को मिल रहा है इससे? चेंज,
हमें मोहनजोदड़ो का पूछा, देखो पूरा नहीं पूछा तो पूरा तो फिर सब आ जाएगा, हमसे स्पेसिफिकली यहाँ पे क्वेश्चन करा है मोहनजोदड़ो का, तो हम उसी के रिगार्डिंग, उसी से रिलेटेड आंसर करेंगे। मोहनजोदड़ो शोड साइंस ऑफ डिक्लाइन विद गार्बेज एक्यूमुलेशन एंड डिटेरोइटिंग ड्रेनेज सिस्टम। देखा था ना हमने कि गार्बेज वगैरह की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सब बिखर बिखर रहा था। पहले इन्होंने सफाई पे भी बहुत ध्यान दिया था, हर चीज सिस्टमैटिक थी, लेकिन अब कैसी थी, कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं था। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा बेकार हो रहा था, बहुत ज्यादा खराब हो गया था। ठीक है, प्रॉपर कुछ भी नहीं था, घर भी ऐसे बन रहे थे जो इतने ज्यादा खास नहीं थे जैसे पहले बना करते थे, स्ट्रीट्स पे घर बन रहे, कुछ भी प्रॉपर सिस्टम नहीं था। क्लियर? तो हमसे मोहनजोदड़ो का पूछा है तो हम उसी का बताएंगे। हम इतना सारा इतना बड़ा पैरा नहीं लिखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन, रिवर ड्राइंग अप, सिर्फ मोहनजोदड़ो का पूछा है तो उसी का बताएंगे। क्लियर? आया समझ में? वरना आप सोच रहे होंगे कि मैम ने इतना सारा क्यों नहीं बताया, नाम देख लो, सिर्फ ये पूछा है। क्लियर? बाकी तो आपके पैसेज में है ही, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया है सब, कोई दिक्कत नहीं। और लाइक कर दिया कि नहीं कर दिया बताओ? लाइक नहीं किया तो फटाफट से क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की भी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको मजा आया होगा और सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आएगा हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, हमारा फर्स्ट सिविलाइजेशन हमारी कंट्री का, जिसके कारण हम अपग्रेड हुए, काफी टेक्नोलॉजिकल चीजें, काफी डेवलपमेंट, एडवांस वर्क यहाँ हमें देखने को मिला, बट एट द एंड डिक्लाइन भी हो गया। रीजंस क्या क्या थे, जैसे प्रोबेबल रीजंस थे वो सब हमने देखे। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कॉमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।